ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है आपकी। एंड सर रिवीजन आपके एंड पे फटाफट फटाफट हो रहा है। आइए सरकार चैप्टर नंबर 9 मेगा एग्जामिशन लिस्ट शुरू करते हैं हम सर। शानदार वाला पॉइंट सर, बड़ा चैप्टर आपके लिए। एंड सर देखिए चुटकी में कैसे रिवाइज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। यस सर, सर नंबर ऑफ पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे, पर सर जिस तरीके से हमने पढ़ा है आपको पता है कैसे इसको रिवाइज करना है। आइए मालिक शुरू करते हैं हम। क्या मेगा एग्जाम्स लिस्ट, उसमें सबसे पहला सर्विस क्या है? हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट सर्विसेज क्या सर? डॉक्टर की सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में सर इंडिपेंडेंट जो पैथोलॉजी लैब्स वगैरह होती है सर, जहां पे आपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है उस पर भी जीएसटी एग्जाम रहता है। क्लियर। सेकंड थिंग, हेल्थ केयर सर्विस के केस में सर एम्बुलेंस सर्विस भी हेल्थ सर्विसेज के स्कोप में आता है, पर हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, तो ही एग्जाम है। पर एम्बुलेंस सर्विस को अलग से एग्जाम किया और बोल दिया कि एम्बुलेंस सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर रहा है वो जीएसटी से एग्जाम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस सर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए सर कोई हॉस्पिटल में मान लो कोई पेशेंट एडमिटेड है और इन पेशेंट जिसको बोलते हैं जो एडमिटेड पेशेंट है वहां पर सर जो उसके लिए रूम रेंट लिया गया है या उसके लिए फूड जो सर्व किया गया है सब कुछ कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है, और जो भी हॉस्पिटल ने उससे चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सब कुछ हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा। पर अगर रूम रेंट, केवल रूम रेंट की बात कर रहा हूं, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और रूम रेंट अगर एक्सीडिंग रुपीज 5000 है, कितना रुपीज? एक्सीडिंग रुपीज 5000 पर डे है, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लग जाएगा। पर सर मान लो 6000 रुपए रूम रेंट है तो 6000 रुपए जीएसटी लग जाएगा। पर अगर 5000 रुपए तक का रूम रेंट है तो वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आ रहा है, इसलिए वो कंपोजिट सप्लाई में आएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर 5000 से ऊपर गया पर डे रेंट तो जीएसटी लग जाएगा रूम रेंट वाले पोर्शन में बस। पर अगर पेशेंट एडमिट है कहाँ बेटा? आईसीयू, सीसीयू या आईसीसीयू, या बच्चे जो होते हैं बेटा एनआईसीयू में एडमिट अगर है कोई बच्चा, उसके लिए पर डे रूम रेंट कुछ भी चार्ज किया हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, यहाँ पर रूम रेंट नॉर्मली ज्यादा ही होता है सरकार। फिर बात आती है क्या सर अगर मान लो कोई डॉक्टर है बेटा जिसने ऑपरेशन किया, अब सर क्या हुआ, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट था और हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट था सर उससे हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपए चार्ज किया मान लो किसी ऑपरेशन के लिए, और डॉक्टर जो था बेटा वो इन हाउस डॉक्टर नहीं था, उसने सर ऑपरेशन करने के लिए 70,000 रुपीज हॉस्पिटल से चार्ज किया, तो 70,000 रुपीज जो डॉक्टर ने चार्ज किया उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। 30,000 रुपीज जो रिटेंशन अमाउंट है सर, रिटेंशन मनी जो हॉस्पिटल के पास रह गई वो भी जीएसटी से एग्जाम रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ केयर सर्विसेज ही तो है बेटा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। और हाँ, इन पेशेंट जो पेशेंट एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर सर उसको सर डॉक्टर्स की एडवाइस पर या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की एडवाइस पर जो खाना प्रोवाइड किया जाता है उस पर भी जीएसटी एग्जाम रहेगा, वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है बेटा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्लस एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर ने क्या बोला? आईवीएफ सर, आईवीएफ की प्रोसीजर से जो प्रेगनेंसी की जाती है बेटा वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है, और उसके लिए जो चार्ज लिया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। और वो भी एग्जाम रहेगा। माहौल सरकार इंसानों में जाना तो क्या हुआ, जानवरों में भी जान होती है बेटा, इसलिए सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, उस पर भी जीएसटी एग्जाम पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, सर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक पे जीएसटी एग्जाम है, पर हॉर्सेज सर एग्रीकल्चर के स्कोप में नहीं आते, उस पर जीएसटी लगता है बेटा। देन सर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन सर आराम से, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, उसने जो भी सर्विसेज दी अब वो टैक्सेबल हो गई बेटा। सर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको ट्रीट करने का, प्रोसेस करने का जो चार्ज होता है उस पर जीएसटी लगेगा, टैक्स एग्जाम था अब नहीं रहा है। सेम वे सर कॉर्ड ब्लड बैंक, कॉर्ड ब्लड बैंक मतलब सर जब बच्चा पैदा होता है उसकी कॉर्ड माँ के पेट से कनेक्ट होती है बेटा, उसके लिए उसमें जो कॉर्ड में जो ब्लड होता है उसको स्टोर करने के चार्जेस होते हैं सर, इसकी कई सारी प्राइवेट एजेंसीज है, उन्होंने जो भी चार्ज दिया उस पर जीएसटी अब लगेगा। ये दोनों जो एग्जामिशन थे वो विड्रॉ हो चुके हैं, एग्जामिशन ओमिट हो चुके हैं, मतलब नाउ दोज बिकेम टैक्सेबल। क्लियर। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विस अब टैक्सेबल हो गई। आइए सरकार सर चैरिटेबल एक्टिविटीज, अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने जो सेक्शन नंबर 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट या सेक्शन नंबर 12 एबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसने अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी और चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए कोई फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में ये 4 एक्टिविटीज आती है बेटा, ये 4 एक्टिविटी करिए तो ही जीएसटी एग्जाम्प्ट है, इन 4 के अलावा कोई और काम किया तो टैक्स लग जाएगा। फर्स्ट क्या है सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक हेल्थ, बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्संस और पर्संस विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, पर्संस विद persons addicted to dependence forming substance such as narcotic drugs और एल्कोहल, उनका आपने केयरिंग किया है, उसका काउंसलिंग किया है, तो वो इस चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आएगा। देन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, देन एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। सर ध्यान देना बेटा, अगर कोई रेजिडेंशियल कैंप ऑर्गेनाइज किया है जैसे श्री रविशंकर जी ने सर धर्म के प्रचार के लिए या योगा के प्रचार के लिए किसी ने कोई रेजिडेंशियल कैंप किया है जिसके अंदर
खाना पीना रहना सब कुछ है, पर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? योगा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, तो सर एंटायर अमाउंट उसमें क्लासिफाई होगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा सर, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, सर्कुलर था बेटा, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, कंपोजिट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है। क्लियर सर? नेक्स्ट आता है क्या? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड और अब्यूज्ड पर्संस, प्रिजनर्स या पर्संस ओवर द एज ऑफ 65 years residing in rural area, अर्बन एरिया के बुड्ढों के स्किल ऑलरेडी डेवलप्ड बेटा, है ना भाई? सर जस्ट किडिंग। ओके, रूरल एरिया के जो पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स है, उनके आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आता है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके लिए कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं चैरिटेबल एक्टिविटी, और इसके लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस लिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मान लो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बोला कि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रिजर्व करो, यहाँ पे आप अबेंडन चिल्ड्रन वगैरह के लिए ये एक्टिविटी करो सर, और उसके लिए कोई फीस चार्ज किया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर? डन। अच्छा, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दिया, डोनेशन तो वैसे भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है, डोनेशन तो वैसे भी कंसिडरेशन नहीं है, तो वो टैक्स लगता ही नहीं है, पर इन्होंने फीस लिया है, और वो जो फीस लिया वो अगर इन कामों में कहीं कवर है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर? डन। सर ओल्ड एज होम, जिंदगी में एक काम करना सर, माँ बाप की इतनी सेवा करना कि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़े किसी भी हिंदुस्तानी को, और सर ओल्ड एज होम खाली पड़े रहे हम खुश रहेंगे, पर हाँ जो ओल्ड एज होम रन करते हैं, क्लियर सर, अगर वो ओल्ड एज होम रन किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या भाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर, किसके लिए? फॉर रेजिडेंट हैविंग एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर्स, तो ऐसे केस में अगर पर पर्सन पर मेंबर 25,000 रुपए तक का फीस है पर मेंबर पर मंथ, सब कुछ खाना रहना सब कुछ मिला के, तो सर उसके अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। देन सर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, सरकार डिप्रेशन की बीमारी वगैरह के लिए जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बाय वे ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरेपी काउंसलिंग एटसेट्रा, तो उसके जो फीस है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन पब्लिक कन्वीनियंसेज जैसे बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, सुलभ शौचालय, सर इनकी फैसिलिटीज पे जो चार्ज इन्होंने लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए सरकार सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, दिल थाम के सुनेगा सर, एग्जामिनेशन हम पढ़ रहे हैं, जितना कॉन्सेंट्रेशन से आप सुनोगे उतना ही फास्ट रिवाइज होगा सर, ये रिवीजन चल रहा है, जब तक आपका फास्ट रिवाइज नहीं होगा, आपको फास्ट क्लिक नहीं करेगा एग्जाम से, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, जैसे ही ध्यान हटा सर सावधानी डी दुर्घटना घटी, ध्यान पूरा इधर होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से। मेरे को भी बहुत फास्ट बोलने में सर गले की बैंड बजती है, पर सर जितना फास्ट होगा उतना ही फास्ट आपके माइंड में रिवाइज होगा, ध्यान दीजिएगा पूरा, और उतना ही जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स सर बहुत लेंथी लेक्चर आपके काम के नहीं होंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सरकार एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट एग्रीकल्चर के स्कोप में क्या आता है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, एंड सर वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है बेटा, सर सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर आप मान लो मैं किसान हूं बेटा, खेती करता हूं, और सर मैंने खेती के लिए भली वेज हो या नॉन वेज हो उसके लिए सर्विसेज मैंने आपसे ली है, कौन सी? एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग की सर्विसेज, भली वो प्लांट टेस्टिंग हो, सोइल टेस्टिंग हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी टेस्टिंग उस पर जीएसटी नहीं लगता। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, देन मैंने आपके फार्म पे आके ऐसी कोई प्रोसेस करी है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कोई एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, बट मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, तो ऐसे केस में जो प्रोसेस मैंने आपके यहाँ पे करी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोसेस कौन कौन सी होती है? एग्जांपल केवल ये बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, एग्रीकल्चर सर फार्म पे आके आपने फ्यूमिगेटिंग का जीएसटी नहीं लगेगा, क्योरिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग एटसेट्रा। देन सर किसान हो साहब, जमीन नहीं है, मैंने जमीन किराए पे लिए, खेत किराए पे लिया है, सर रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, जीएसटी नहीं लगेगा। देन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, भले वो कोल्ड स्टोरेज हो, नॉर्मल वेयरहाउस हो, जीएसटी नहीं लगता है। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, मैंने गाँव में जाके लोगों को नई टेक्नोलॉजी सिखाई एग्रीकल्चर वाली, उस पर जीएसटी नहीं लगता। देन सर एपीएमसी मार्केट, अनाज मंडी, जो मंडी शुल्क लेता है एपीएमसी मार्केट, जो फीस देता है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने का, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने जो कमीशन लिया है फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, फ्यूमिगेशन इन द वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयरहाउस में जाके आपने फ्यूमिगेशन किया तो नाउ इट इज टैक्सेबल, पर हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपने एग्रीकल्चर फार्म पे जाके फ्यूमिगेशन किया है तो इट इज एग्जाम, ये पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है, वेयरहाउस के अंदर जाके आपने फ्यूमिगेशन किया तो ये टैक्सेबल है बेटा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, राइस जो है उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना है सर, इसके लिए सर्कुलर भी इशू हुआ है, ध्यान देना बेटा।
क्लियर। सो अगर आप राइस के कमीशन एजेंट हो तो इट इज टैक्सेबल। क्लियर, कमीशन एजेंट ऑफ राइस आर टैक्सेबल। ओके बच्चों, क्लियर। पर सिंस राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आता, सर पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में आता है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आता, इसलिए सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस को अलग से एग्जाम किया, पर कमीशन एजेंट को अलग से एग्जाम नहीं किया। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर आप फॉरेस्ट से कोई प्रोड्यूस लाया है जैसे ट्री वगैरह हो गए बेटा, इनको अगर आपने वेयरहाउसिंग किया तो जीएसटी नहीं लगता। देन वेयरहाउसिंग और स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बस अनाज, दालें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका अगर आपने स्टोरेज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। जैसे प्रोसेस्ड फूड, जैसे बेटा चाय हो गई, चाय कॉफी होती है ना बेटा, प्रोसेस्ड फूड, उसके स्टोरेज वेयरहाउसिंग पे जीएसटी लग जाएगा। देन आप मेरे फार्म पे आगे ऐसा कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करो, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करो जिसकी वजह से सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में हेल्प मिल रही, तो ऐसे केस में जो चार्ज मेरे से आपने लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर ध्यान देना बेटा, एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर ने बोला था क्या, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, मतलब आप पैडी को डीहस्किंग करके राइस का दाना बाहर निकाल रहे हो, उसकी प्रोसेस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि सर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। जो भी राइस मिल ने चार्जेस लिया है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पैडी टू कन्वर्ट इट इनटू राइस, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। सर देन सर जैसे आपने दूर से एप्पल देखी कि चमकती बेटा, वैक्सिंग वगैरह हुआ होता है उस पर बेटा, वो सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। पढ़िए, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, retail packing, labeling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables are exempt from GST. Then अब आ रहा है क्या, ट्रांसपोर्ट वाले सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्ट में लिखा था मैंने यहाँ आपके एक साथ एग्रीकल्चर पॉइंट कवर करने के लिए यहाँ लिखा है, जीटीए ने अगर सर्विसेज दी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस और राइस, इन सबके ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सेम वे अगर रेलवे और वेसल से, कहां से बेटा, रेलवे और वेसल से अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स किया है, सेम कौन सा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लाइव स्टॉक, रिपीट किया मैंने पॉइंट बेटा। देन स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स आर नाउ टैक्सेबल, स्लॉटर हाउस पे टैक्स लगा दिया गया बेटा। नेक्स्ट है क्या, सर मान लो मेरे पास खेत नहीं है, मैंने खेत किराए पे लिया, जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा, पर मैंने गवर्नमेंट से राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स लिया, उस पर रॉयल्टी में पे कर रहा हूं, और मैं एक इंडिविजुअल फार्मर हूं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने अगर कोई गवर्नमेंट से लैंड लेके उनको मैं रॉयल्टी की फॉर्म में रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी क्या किया गवर्नमेंट ने, एग्जाम किया, सर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स बाय इंडिविजुअल फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर ने अगर रेंट दिया है तो ये रॉयल्टी का अमाउंट दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर मैं किसान हूं भाई, मेरे खेत तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है साहब, तो ट्यूबवेल चलानी है पानी के लिए बेटा, उसके लिए क्या किया बेटा, सर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने कंस्ट्रक्शन किया, इरेक्शन किया, कमीशनिंग किया ऑफ और इंस्टॉलेशन किया किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने चार्ज किया है उसने। देन सर नेशनल सेंटर फॉर कॉलेज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए सरकार एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, दिल थाम के सुनिएगा। सबसे पहली बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में कौन कौन आता है, सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में कौन कौन आता है, फर्स्ट स्कूल्स, प्री स्कूल वगैरह सब कुछ आएंगे बेटा इसके अंदर, अप टू सर हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। सेकंड, आप कोई कॉलेज हो या आईसीआई वगैरह, सर हु आर प्रोवाइडिंग एनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, सर जैसे बीकॉम आप कर रहे हो, आईसीआईसीए आप कर रहे हो बेटा, ये सब इसमें कवर होते हैं। एंड देन सर अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएंगे। क्लियर। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को कोई भी सर्विस दी है, एग्जाम्प्ट भले वो एजुकेशन वाली हो या एजुकेशन वाली नहीं हो, एनी सर्विस लिखा है, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। भारत माता की जय। क्लियर, डन। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो पर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एंट्रेंस फी देनी पड़ रही है, वो भी अलग से एग्जाम किया है बेटा। सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी इज आल्सो एग्जाम। देन अब आ रहा है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे, वो 5 ही एग्जाम्प्ट है बस, उसके अलावा कोई भी सर्विस हुई तो टैक्सेबल होगी। अब इस 5 में भी ध्यान देना बेटा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 3 पॉइंट जो है वो ओनली फॉर द स्कूल्स है। क्लियर। सर अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल है तो ये एग्जाम्प्ट है। ये जो हमने 3 कैटेगरी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़े सबके लिए बेटा, एंड दिस इज ओनली फॉर कॉलेजेस, आईसीआई एटसेट्रा बेटा, मतलब जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स दे रहे उन्हीं के लिए ये एग्जामिशन है, बाकी के लिए एग्जामिशन नहीं है। मतलब वोकेशनल अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाले और स्कूल वालों के लिए पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। अभी पॉइंट कौन कौन से बेटा, अब आपने स्कूल को सर्विसेज दी है, भले वो प्राइमरी स्कूल हो, प्री स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल इक्विवेलेंट हो,
सर उसको आपने सर्विसेज दी 3, तो एग्जाम रहेगी कौन कौन सी? सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। सर स्कूल को दी तो टैक्स एग्जाम बेटा। अच्छा सर ध्यान देना बेटा, एक पॉइंट हमने आगे भी पढ़ रखा है पर यहाँ लिंक कर देता हूँ बेटा। मैं स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा हूँ, मेरे पास मेरी बसेस कम पड़ गई, मैंने आपसे बस किराए पे ली है, तो सर उस किराए पे भी जीएसटी एग्जाम बेटा। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स सर विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, और वो आपने ऐसे किसी पर्सन को हायरिंग पे दिया जो स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है, तो ऐसे केस में हायरिंग ऑफ सच बस पे भी जीएसटी एग्जाम है बेटा। क्लियर? ये आगे लिखा है, मैंने यहाँ लिंक कर दिया आपके लिए। सर देन स्कूल को आपने कैटरिंग सर्विसेज दी इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। ध्यान देना बेटा, ये इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम है, मतलब कैटरिंग सर्विस कोई भी हो, जैसे एनुअल फंक्शन के लिए आपने कैटरिंग सर्विस ली, भले स्कूल के अंदर ली, स्कूल के बाहर ली, किसी फंक्शन कोई गार्डन वगैरह था दूर, वहां पे सर्विस ली, चलेगा सर, जीएसटी एग्जाम रहेगा। सेकंड थिंग, अगर किसी एनजीओ ने या किसी कॉर्पोरेट हाउस ने सर मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर करी, वो भी एग्जाम है बेटा। हाँ है ना, ऐसा सर्कुलर आगे दे रखा था, वो मैंने यही समझा दिया बेटा। देन सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां पे बच्चे गलती करके आते हैं बेटा, ध्यान देना। सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज अगर स्कूल के अंदर परफॉर्म करी तो जीएसटी एग्जाम है। बाहर किसी, जैसे एनुअल फंक्शन होता है बाहर किसी होटल के गार्डन में बेटा, वहां पे सिक्योरिटी सर्विस ली, वो टैक्सेबल होगी, पर वहां पे कैटरिंग सर्विस ली, वो एग्जाम होगी बेटा। क्लियर? तो सर सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एग्जामिशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जामिशन नहीं मिलेगा। और सर ये तीनों सर्विसेज अगर आपने कॉलेजेस को प्रोवाइड करी है, किसको प्रोवाइड करी बेटा? कॉलेज वगैरह को, तो टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा। देन सर नेक्स्ट सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, भले आपने ये सर्विस स्कूल को दी, कॉलेज को दी, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करने वाले को दी या आईसीआई को दी, सबके लिए जीएसटी एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड कौन सी बेटा? इन रिलेशन टू एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। एंड नाउ नेक्स्ट केवल कॉलेजेस आईसीआई वगैरह के लिए क्या? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और periodicals, इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स सब्सक्राइब करी तो कॉलेजेस वगैरह के लिए एग्जाम रहेगा, बाकी सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा बच्चा। भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है। अब सर ये पॉइंट जो यहाँ लिखा था वो मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको बेटा। क्लियर? डन। अब कुछ सर्कुलर से वो भी तुम्हें बताता बेटा। सबसे पहली बात सर, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स होता ना सर, सीबीआईसी बोर्ड हो गया, सीबीएसई सॉरी, या स्टेट बोर्ड हो गया, इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम कंडक्ट कराने के पर्पस के लिए इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने कई बच्चों से फीस ली है, उस पर भी जीएसटी एग्जाम है बेटा। अच्छा, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने कई सारे स्कूल कॉलेजेस की प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया होगा सर, वहां पर इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विसेज ली होगी बेटा, उन स्कूल उन कॉलेजेस वगैरह से, उस पर भी जीएसटी एग्जाम है। पेपर चेकर से सर्विसेज ली होगी, पेपर सेटर से सर्विसेज ली होगी, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर की सर्विस ली होगी, जो भी सर्विसेज इन्होंने ली है इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो सब एग्जाम रहेगी। क्लियर? अब एक सर्कुलर भी आया था, वो भी देख लीजिए सर आप। सर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं सर। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हो या कोई भी हो, इन्होंने अगर सर्विसेज दी है सर इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो जीएसटी एग्जाम रहेगा, क्योंकि फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। अब सर इन्होंने वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई सर्विस ली है तो भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएंगे उस पर्पस के लिए। इसलिए जो सर्विसेज इन्होंने ली है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, या इन्होंने बच्चों से या जो भी एग्जामिनीज है उनसे जो फीस ली उस पर भी जीएसटी एग्जाम रहेगा। पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या किसी और ने अदर फीस ली है, जैसे कोई एक्रेडिटेशन दिया है, कोई सर्टिफिकेशन दिया है, क्लियर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विस नहीं है, तो ऐसे केस में इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, नॉर्मल जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो लगेगा सरकार। आइए नेक्स्ट क्या है, सेम पॉइंट पे एक और सर्कुलर आया, वो बोलता है क्या, भले वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, जैसे आजकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या होता है सर, पहले क्या था 12th का जो आपका रिजल्ट होता था उसके बेस पे कॉलेजेस में एडमिशन होते थे। अब कई सारी यूनिवर्सिटीज ने क्या बोल दिया सर, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जामिनेशन लेगी बेटा, एंट्रेंस टेस्ट लेगी, और सीयूटी वगैरह बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सीईटी वगैरह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है बेटा 12th के एग्जाम के बाद, तो उसके रिजल्ट के बेस पर कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह एडमिशन लेती है, उसके क्राइटेरिया के बेस पे कट ऑफ निकलता है और उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा कॉलेज पे वो पता पड़ता है बेटा। तो उसके लिए जो फीस लिया है इट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो फीस बच्चों ने दिया होगा उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या किसी भी एजेंसी ने अगर सर सर्विसेज ली होगी फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी सब एग्जाम रहेगी। क्लियर? डन। फिर आता है क्या, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग, ये आंगनवाड़ी वाले बात मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। मिड डे मील्स स्कीम, भले गवर्नमेंट ग्रांट हो या कॉर्पोरेट डोनेशन से मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैटरिंग सर्विस पे जीएसटी एग्जाम रहता है, व्हिच इज प्रोवाइडेड टू स्कूल्स। देन सर आज मान लो मेस सर्विसेज, कोई कॉलेज है बेटा, उस कॉलेज का कोई मेस है, मेस फैसिलिटी और फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भले कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई भी हो, उसने कोई भी सर्विस बच्चों को दी, इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी।
हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपने सर्विस दी है, वो केवल सेलेक्टेड जो हमने पढ़ा वही एग्जिम्ट है। स्कूल को सर्विस दी होती कैटरिंग की तो एग्जिम्ट है बेटा, पर कॉलेज को अगर आपने, कोई कॉलेज का मेस है सर, उसको अगर आपने सर्विसेज दी है सर, कौन सी, फूड और बेवरेजेस की, तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर, समझे मेरी बात। और हाँ सर, मान लो मेरा कॉलेज है बेटा, वहां पे मैं सर, अब वहां पे कैंटीन चलाते हैं हम, अब कैंटीन में जो पैसा लेता है बेटा वो कॉलेज वाले नहीं ले रहे, वो कोई आउटसोर्स पर्सन ले रहा है बेटा, तो कैंटीन स्कूल नहीं चला रहा है, कोई और पर्सन चला रहा है, कोई और पर्सन ने अगर आपसे सर्विस, आपसे फीस ली तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, इट विल बी टैक्सेबल। देन सर IIM, सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय IIM, सर इसके लिए सर्कुलर था। पहली बात तो IIM भी कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। सेकंड बात, अगर IIM ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेज प्रोवाइड किए, जैसे MBA हो गया, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया बेटा, ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होते हैं, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IIM, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम। पर अगर इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स दिए, जैसे 5 दिन का कोर्स, 10 दिन का ट्रेनिंग बेटा, आया ना सर वीकेंड बैच, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो होते हैं बेटा सर, जो मैनेजमेंट स्किल सिखाने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होते हैं, वहां पर इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। उसके स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेंट्स कहलाते बेटा, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। देन सर डिजी शिपिंग अप्रूव्ड मेरीटाइम कोर्सेज कंडक्टेड बाय मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सर्कुलर ने बोला क्या, दिस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन, और सर ये अप्रूव्ड कोर्स का पार्ट बनता है बेटा, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फी फॉर एंट्रेंस जो इनसे लिया है, इसके लिए इनको क्या होता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बेस पे इनको एडमिशन मिलता है, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी प्लस प्लस प्लस। अच्छा ये एक और सर्कुलर बेटा, वो बोलता है क्या, मान लो किसी भी कॉलेज में या स्कूल में आपको एंट्रेंस लेना है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस फी दिया आपने, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी स्कूल से ट्रांसफर लेना है तो होता है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट टीसी कटवानी पड़ती है बेटा, उसके लिए जो फीस दिया आपने स्कूल को, कॉलेज को, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि सर ये क्या है, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ है, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। भारत माता की जय। सर फिर ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर लिंक करके कि मैं बस की सर्विस दे रहा हूं स्कूल को, और मेरे पास बस नहीं है, मैंने आपसे हायरिंग ऑफ बस लिया, तो इट विल ऑल्सो बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देन any service provided by the National Skill Development Corporation set up by the Government of India, a sector skill council approved by the National Skill Development Corporation, assessment agency approved by the sector skill council or National Skill Development Corporation, या training partner approved by the National Skill Development Corporation or sector skill council इन रिलेशन टू व्हाट, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, या एनी अदर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ध्यान देना बेटा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरह का नाम आ जाए तो समझना जीएसटी क्या है, एग्जाम वो यहाँ कवर होगा बेटा। देन सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू सर गाँव में या जहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे आपने सर जो स्टूडेंट थे उनसे फीस लिया, आप कौन हो सर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर हो, आप कौन हो, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी हो, जो आपने बच्चों से फीस लिया होगा, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। आइए सर मान लो असेसमेंट एजेंसी जो असेस कर रही है क्या, कि ट्रेनिंग वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दिस प्रोग्राम्स, वो सारे ट्रेनिंग प्रॉपर्ली प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो असेसमेंट एजेंसी ने जो असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम में जो असेसमेंट किया, उसके लिए जो फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोग्राम इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने सर्विसेज दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, तो सर जो आपने फीस दी है, आपने जो फीस चार्ज करी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी से, उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, जिसके अंदर एटलीस्ट ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिसमें एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। एक सर्कल होता है बेटा सर जहां पे सर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज, अब भले कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या एनजीओ हो, अगर ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं पर जिसका सारा ही खर्चा कौन बोन कर रहा है, गवर्नमेंट बोन कर रहा है, तो जो हमने फीस चार्ज करी हुई गवर्नमेंट से, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी सर। देन पॉइंट नंबर 7 सर ध्यान देना बेटा, ट्रेनिंग और कोचिंग इन, सर गिटार बजाना सीख रहे हो आप, सर डांस करना सीख रहे हो बेटा सर, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू आर्ट्स और कल्चर, अगर किसी इंडिविजुअल ने ट्रेनिंग दी है तो एग्जाम डे, किसी कंपनी ने, किसी पार्टनरशिप हमने ट्रेनिंग दी है तो जीएसटी लग जाएगा बेटा। और स्पोर्ट्स सिखाया किसने, चैरिटेबल एंटिटी ने, तो जीएसटी एग्जाम डे, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, स्पोर्ट्स किसने सिखाया, चैरिटेबल एंटिटी ने, और आर्ट और कल्चर की क्लासेस किसने सिखाई बेटा आपको, किसी इंडिविजुअल ने, तो जीएसटी एग्जाम डे, अदरवाइज जीएसटी विल बी चार्जेबल। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज तरफ बढ़ते हैं बेटा। सर अरे क्या किसी म्यूजियम में गए आप बेटा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम वगैरह बेटा। अच्छा एडमिशन मतलब अब एडमिट नहीं हो गए हो होशियारी, सर एंट्री टिकट जो आपने लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जैसे आगरा में क्या फेमस है बेटा,
अबे वो पागल खाना कौन बोला ओए सर? अरे ताजमहल सर, दिल्ली में जंतर मंतर, ये सब क्या है? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री फीस लिया है तो उस पे टिकट पे अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर सर्कस डांस ये देखने के बेटा आप खाए ना भाई सर, राइट टू एडमिशन टू, ओ भाई डांस वो वाला नहीं बेटा, ठीक है ना, ध्यान देना बेटा। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस डांस थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। देन अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, फैशन शो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, और रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट भी मतलब कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो गया बेटा, रिकॉग्नाइज्ड हो या ना हो, एनी स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। एंड प्लेनेटोरियम, क्लियर। अगर यहाँ पे आपने एंट्री फीस ली और पर पर्सन जो एंट्री फीस है वो अप टू ₹500 है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। 501 रुपए फीस है तो पूरे 501 पे जीएसटी लगेगा बच्चों, क्लियर। अच्छा डन। ये पॉइंट नंबर 3 में तो आप डांस देखने गए थे, अब डांस कर रहे हो सर, तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो डांस करने के लिए पैसा ले रहा है, पर डांस कौन सा भाई? सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक और थिएटर, जहां पर सर जो फीस उसने ली है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ने वो अप टू ₹1,50,000 तक का है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1,51,000 तो पूरे पे जीएसटी लग जाएगा, पर उसने एज अ ब्रांड एम्बेसडर कोई पैसा लिया है तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि एज अ ब्रांड एम्बेसडर पैसा मिला है तो टैक्स लगेगा, क्लियर डन। सरकार फिर आता है क्या? टूर ऑपरेटर, कोई टूर ऑपरेटर जो फॉरेन टूरिस्ट को सर टूर करा रहा है विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, जैसे इंडिया का मेकमाइट्रिप.com, सर सिंगापुर के टूरिस्ट का टूर बुक करा उसने दुबई के लिए बेटा, तो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। अब सर मान लो इंडिया का टूर ऑपरेटर है, टूरिस्ट फॉरेन का है, अब वो एंटायर टूर अगर आउट ऑफ इंडिया करेगा तो टूर के पूरे अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर उसने पार्टली इन इंडिया टूर किया है, पार्टली आउटसाइड इंडिया टूर किया है, तो ऐसे केस में कुछ तो एग्जम्पशन मिलना चाहिए ना, प्रोपोर्शनेट। तो ये पॉइंट अलग से इंसर्ट किया बाद में गवर्नमेंट ने और बोला क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन विल बी अलाउड। जितने नंबर ऑफ डेज वो आउट ऑफ इंडिया उसने टूर किया होगा सर, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टूर, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर, क्लियर, उतना प्रोपोर्शनेट उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा, और 50% ऑफ द वैल्यू विच एवर इज सर क्या लोअर, समझे, इतना एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 50% ही एग्जम्पशन दिया। अब सर नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूं, मेकमाट्रिप.com के थ्रू कोई सिंगापुर का टूरिस्ट था जो सर अमेरिका घूमने गया और सर कुछ दिन इंडिया में रहा बेटा, अब 5 दिन यूएसए रुका, 4 दिन इंडिया में रुका, तो 4 डिवाइड बाय 9 इनटू जो भी टूर का टोटल वैल्यू होगा सर, इतना प्रोपोर्शन अमाउंट जो आएगा, और 50% ऑफ द टूर वैल्यू विच एवर इज लोअर, इतना एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा अगर 12 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स स्टे किया है उसने कहीं, तो उसको पूरा 1 डे काउंट करेंगे, और सर अप टू 12 आवर्स अगर स्टे किया तो उसको हाफ डे काउंट करेंगे, और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन विल बी डन। भारत माता की जय। सरकार आइए पॉइंट नंबर 7, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को कोई सर्विस दी तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सरकार जैसे विराट कोहली, ये बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स बेटा, इन्होंने जो सर्विसेज दी बीसीसीआई को उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, क्लियर डन। सर नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय, मतलब अब सर इन फॉलोइंग लोगों ने स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपने स्पॉन्सरशिप दी है तो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। और वो स्पोर्टिंग इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया? बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन or its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone or country, or organized by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat, या फिर organized by Central Civil Services Cultural Sports Board, then organized as a part of the National Games by the Indian Olympic Association, or ऑर्गेनाइज अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। इन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपने स्पॉन्सरशिप दी है तो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन ये हम रिवाइज तो कर रहे हैं पर सर कोई खास बात नहीं क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। सर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में हुआ था सर, उसका अगर आपने एडमिशन फी एंट्री फी लिया जीएसटी एग्जम्प्ट था। सर अगर फीफा ने या उसकी किसी सब्सिडरी ने इस इवेंट से रिलेटेड कोई सर्विसेज दी है या आपने उनको कोई सर्विस दी है तो वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट था। सेम वे सर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 के लिए भी सेम पॉइंट था बेटा। सेम वे सर एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 जो इंडिया में हुआ उसका अगर एंट्री फीस आपने लिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट था। प्लस सर इस इवेंट से रिलेटेड आपने कोई सर्विस दी है
एएफसी को या उसकी कोई सब्सिडरी को, या उन्होंने आपको कोई सर्विस दी, तो इट विल आल्सो बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बस कंडीशन क्या इन सब केस में सर, सर्टिफिकेट इट शुड बी सर्टिफाइड बाय डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सारे केस में कंपलसरी बेटा। तो जीएसटी एग्जाम रहेगा, नहीं तो जीएसटी एग्जाम नहीं रहेगा, कोई खास बात नहीं, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, आइए मालिक दिल थाम के देखिए सर। सर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की केस में सबसे पहली बात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग, सबसे पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग का मतलब क्या है सर? लगेज के लिए अगर मान लो कभी जैसे फ्लाइट के अंदर होता है ना सर, एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा लगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो उस एक्स्ट्रा लगेज के लिए भी अगर कोई चार्जेस लिए हैं तो उस पर वही प्रोविजन अप्लाई होंगे जो पैसेंजर टिकट पे अप्लाई होते हैं। पैसेंजर टिकट एग्जाम तो वो अकम्पनीड बिलोंगिंग भी एग्जाम हो जाएगी। अगर पैसेंजर टिकट टैक्सेबल है तो अकम्पनीड बिलोंगिंग भी टैक्सेबल होगी। ये मीनिंग है विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग का। सरकार आइए, फर्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे। रेलवे को एग्जाम क्या? इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, मतलब फर्स्ट क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो या एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। फिर मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे में अगर आपने ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज में अगर आपने ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर वेसल से आपने ट्रांसपोर्ट किया है सर बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, जैसे सर जैसे फेरी चलती है ना बेटा मुंबई में, देख लो आप, या सर मुंबई में जैसे गेटवे ऑफ इंडिया से आपको जाना है कहाँ सर? अरे वो बीच है ना उस तरफ सर, अरे नाम भूल गया है भाई सर। आपको मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस अजंता एलोरा जाना है सर आपको सर, तो गेटवे ऑफ इंडिया से अगर आप अलीबाग जा रहे हो यस, या अजंता एलोरा की केव्स जा रहे हो, तो सर वहां पे जो फेरी चलती है बेटा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का काम कर रही है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दैट इज ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इट शुड बी अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पस। क्लियर सर? टूरिज्म, कोई क्रूज चल रहा है, कोई शिकारा है, जो पार्टी शार्टी माहौल जो बहुत शानदार बन रहा है सर, तो ऐसे केस में उसने जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी लग जाएगा सर। सेम वे अंडमान निकोबार आइलैंड जो होता है वहां पे भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की आप सर्विस ले रहे हो बाय वेसल, इट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर्कुलर आया हुआ बेटा। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं कि इट शुड बी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। सर कोई प्राइवेट पार्टी का वेसल है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इट शुड बी अवेलेबल फॉर पब्लिक। क्लियर? और आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पस, तो इट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये सर्कुलर था, ये रहा सर्कुलर जो मैं आपको समझा चुका। आइए बच्चों सर, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा से, इंक्लूडिंग ई रिक्शा, तो जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा एग्जाम्प्ट रहेंगे, पर अगर आपने ओला उबर के थ्रू आपने मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा बुक किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। ओला उबर मतलब जो 95 में कवर होता है बेटा, हाँ है ना भाई? माहौल सरकार डन। मतलब कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर बाय रेलवे एग्जाम्प्ट हुआ इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच। फिर मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे एग्जाम्प्ट हो गया। इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट हो गया। इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया बट अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पस, एंड मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा अदर देन 95, हाँ है ना भाई? वो एग्जाम्प्ट है। फिर आता है क्या? ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बाय एयर, वो सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट वाली, और एक ब्रदर सेवन सिस्टर्स, और एक ब्रदर सिक्किम, और एक डोगरा बागडोगरा, हाँ है ना भाई? सर इन 9 प्लेस पे बाय एयर आप गए हो, बाय एयर आप आए हो, तो सर फ्लाइट टिकट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर आपने इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया तो अदर देन इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया तो टैक्स लग जाएगा सर। ये 9 प्लेस पे आप गए हो या वहां से आए हो, दोनों के फ्लाइट टिकट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। फिर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में आपने ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दी है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगी, बट अदर देन रेडियो टैक्सी मतलब ओला उबर वगैरह हमेशा टैक्स वाले बेटा। सर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बट एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, आपने बस की बस हायर कर ली, हम साथ है बेटा, लगाओ टैक्स, भली नॉन एसी बेटा, हाँ है ना भाई? अच्छा, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज तो टैक्स लगना ही लगना है। सेम वे नॉन एसी स्टेज कैरीज में अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी तो इट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पर अगर एसी स्टेज कैरीज टैक्स लग जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई? डन। पर साथ ही साथ कह दिया क्या? नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो या नॉन एसी स्टेज कैरीज हो, अगर आपने ओला उबर वगैरह के थ्रू बुक करी है जहां 95 लगता है तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, और ECU will be liable to pay tax as if he is the supplier of such services। हाँ है ना भाई? डन। पॉइंट खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। सरकार आइए, अच्छा एक बात और सर यहां लिखा है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एग्जाम्प्ट है बेटा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, पर आपने अगर बस का बस हायर कर लिया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, क्योंकि हायरिंग ऑफ बस एग्जाम नहीं है सर। अब यहाँ पे सर एक सर्कुलर था, जैसे इन्होंने क्या बोला बेटा, कोई कंपनी मान लो वो अपने एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी बस ऑपरेटर से बात कर लेती है और बोलती है क्या, मॉर्निंग में आपको मेरे एम्प्लॉइज को लाना है और इवनिंग में लेके जाना है, और उस टाइम पे आप किसी पैसेंजर को नहीं बैठाओगे और हम बताएंगे उस रूट से चलोगे, तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया, और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हुआ तो वो एग्जाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग किसका है? टाइमिंग, रूट, शेड्यूल सब कुछ किसका है? कंपनी का है, तो वो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस नहीं कहलाएगी, वो रेंटिंग कहलाएगी, टैक्स लगेगा। सेकंड थिंग, पर अगर मान लो कोई बस है वो अपने रूट के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से चल रही है, हाँ उसमें जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम
फैक्ट्री टू देयर रेजिडेंस एंड बैक। तो ऐसे केस में वहां पे केवल टिकट का अमाउंट अगर कंपनी पे कर रही है तो सर स्टिल इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर सर्विस, क्योंकि वहां पे वो रेंट पे नहीं लिया है व्हीकल। हाँ है ना बेटा, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स की टिकट का अमाउंट कौन पे कर रहा। हाँ है ना भाई, डन। नेक्स्ट क्या सर, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू अगर पेमेंट किया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट को, जैसे एयरलाइंस को बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट जो होते हैं सर, उसको क्या होता है 50% टिकट का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है अपने पॉकेट से बेटा, सो दैट वहां पर वो एयरपोर्ट डेवलप हो पाए। 3 साल तक गवर्नमेंट इस तरह का सपोर्ट करती है बेटा वहां पे एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो एयरलाइंस ने जो अपना 50% पोर्शन वाला जो बिल लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। आइए सर नेक्स्ट क्या है, अबे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट है बट एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कुरियर एजेंसी से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज बाय रोड एग्जाम कर दिया है। एंड इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो जीएसटी विल बी एग्जाम। तो बाय रोड एग्जाम किया, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जाम किया, बाय रोड में जीटीए और कुरियर एजेंसी को टैक्स लगाया, बाकी सबको एग्जाम कर दिया बेटा। अच्छा अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एग्जाम्ट है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस एग्जाम्ट है, पर आपने ट्रक का ट्रक किराए पे ले लिया, आपने मोटर व्हीकल पूरा पूरा हायर पे ले लिया, आपके टाइमिंग जैसे एक माइन होल्डर के लिए सर्कुलर बेटा बता रहा हूं मैं आपको, एक माइन होल्डर बेटा जो क्या करता है माइनिंग करता है, वो माइनिंग करके जो गुड्स या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको सर फैक्ट्रीज या बेनिफिशिएशन प्लांट्स या अपने कस्टमर क्या भेजने के लिए उसने क्या किया बेटा सर कुछ ट्रक की ट्रक हायर कर ली अलोंग विद द ड्राइवर। तो सर ऐसे केस में वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं है, दैट इज हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल अलोंग विद द ऑपरेटर, और वो अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से सर माइन होल्डर उनको बोलता है यहां से यहां माल ले आना है। तो ऐसे केस में वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा, वो हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जाएगा, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, वो एग्जाम नहीं है बेटा। क्लियर, डन। सरकार नेक्स्ट आता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, तो जहां तक कस्टम क्लियरेंस हो रहा है उन गुड्स का, वहां तक के सर चार्जेस पर एयरक्राफ्ट से अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया है तो वहां तक के फ्रेट के चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर बाय वेसल अगर गुड्स आ रहा तो टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी। हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा हुआ बेटा पॉइंट। देन सर ध्यान देना बेटा, इंडिया से अगर आप आउट ऑफ इंडिया गुड्स ले जा रहे हो, कहां से ले जा रहे हो बेटा, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया, भले ही बाय एयरक्राफ्ट ले जाओ भले ही बाय वेसल ले जाओ, नाउ इट इज टैक्सेबल। पहले वो क्या था बेटा, एग्जाम था, केवल 30 सितंबर 22 तक एग्जाम था, अब 1 अक्टूबर 2022 से वो क्या हो गया बेटा, टैक्सेबल हो गया। तो इंडिया से अगर आप आउट ऑफ इंडिया, आप एक शिपिंग कंपनी हो, आप एक एयरलाइंस हो, आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करो, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। भारत माता की जय। सर नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज। सर जैसे सर आपने सुना होगा हिंदुस्तान इसरो कितना आगे बढ़ रहा है बेटा वर्ल्ड के अंदर। सर इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज दी है, तो जो चार्जेस उन्होंने लिए उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवे और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, ये फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है। ध्यान देना बेटा, जो यहां हम गुड्स के नाम पढ़ रहे हैं, सेम नाम जीटीए के लिए भी लिखे हैं, जो पहले इनमें डिफरेंस था हटा दिया गया, अमेंडमेंट हो गया और बोल दिया क्या, रेलवे वेसल से वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग गुड्स का आपने ट्रांसपोर्टेशन किया तो वो एग्जाम रहेगा, सेम एग्जामिनेशन है, सेम गुड्स का एग्जामिनेशन दे रखा जीटीए के लिए भी बेटा। सर रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सर ऑर्गेनिक मैन्योर, इनका आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है, भले रेलवे या वेसल से करो या जीटीए से करो, जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। पहले जीटीए के लिए 2 अलग से पॉइंट दे रखे थे कि अगर पूरे ट्रक के अंदर पूरे गुड्स कैरेज में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के 1500 से कम जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ करता था सर, या इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज 750 से कम अगर फ्रेट लिया है तो जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ करता था, ओमिट हो चुके बच्चों। क्लियर, अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखे एब्सोल्युटली पॉइंट यहीं पे लिखे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देन पॉइंट नंबर 11 हमने रिवर्स चार्ज में कनेक्ट करते हुए पढ़ा था बेटा क्या, कि जीटीए ने सर उन 7 स्पेसिफाइड लोगों के अलावा किसी और को सर्विस दी तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। वो याद है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, cooperative society registered under societies act, body corporate, partnership from whether registered not including AOP sir, or partnership includes LLP also, and sir casual taxable person who is registered in under GST or any other person who is registered under GST, इन 7 लोगों को सर्विसेज दी जीटी ने तो ही टैक्स लगता है, अदरवाइज जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। वो ये रहा पॉइंट सर। उसके बाद जीटी ने सर्विस दी किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 और किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर जो भी जीटी ने उससे फ्रेट चार्ज किया वो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन
सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान। सर नेपाल भूटान को बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, वहां अगर आप कोई गुड्स भेज रहे हो तो ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की हो गई, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज हो गई, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया, ये सब एग्जम्प्ट है अंडर जीएसटी। और हाँ, अगर वो खाली ट्रक, जैसे कोई ट्रक में आपने माल भेजा नेपाल भूटान और वो खाली ट्रक वापस से आ रहा है, तो सर एम्प्टी ट्रक जो रिटर्न हो रहा है उसके अगर कोई चार्जेस उसने अलग से लिए तो इट विल आल्सो बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये भी सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। आइए बच्चों, नेक्स्ट है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आपने कोई बस किराए पे दिए, मोर देन मोटर व्हीकल हैविंग मोर देन 12 पैसेंजर की कैपेसिटी वाला आपने व्हीकल हायरिंग पे दिया, किसको, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जीएसटी एग्जम्प्ट है। सर लोकल अथॉरिटी को आपने कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया हैविंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 12 पैसेंजर, अगेन जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। फिर जीटीए को आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रक आपने किराए पे दी, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जीटी को हायर पे दिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। ये पॉइंट सी नंबर पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि मैं स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस देता हूं और आपने सर मेरे को हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिया है फॉर दिस पर्पस, तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। प्लस यहां पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया और बोल दिया क्या, हायरिंग इंक्लूड्स रेंटिंग ऑल्सो, हायरिंग इंक्लूड्स रेंटिंग ऑल्सो, क्लियर। और सर आपने हायरिंग पे दिया हो या रेंट पे दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शेड्यूल नंबर 2 के अंदर जीएसटी आने के बाद शेड्यूल नंबर 2 में ये 100% क्लेरिफाई हो गया कि आपने राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, राइट इन यूज ट्रांसफर किया, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता रेंटिंग पे दो या हायरिंग पे दो, दोनों ही केस में, इन सारे केस में जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। देन सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज। सर पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, जो टोल चार्ज आपने पे किया उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। जैसे आपने देखा होगा रोड्स वगैरह पे, आप जब हाईवेज वगैरह पे जाते हो टोल चार्ज कलेक्ट किया जाता है, टोल चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। अच्छा सर, जो ओवरलोडिंग व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ओवरलोडेड चार्ज लिए जाते हैं, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम 10 टाइम इतना, तो सर वो भी क्या है, सर टोल चार्ज ही है, उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। ये रहा सर्कुलर। सेकंड, अगर आपकी व्हीकल पे फास्टैग नहीं है तो आप देखना फास्टैग की लाइन में अगर आप चले गए तो सर आपसे डबल टोल लिया जाता है, इट इज ऑल्सो टोल चार्ज ओनली, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आपने सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, आपने एन्युटी की फॉर्म में कोई टोल चार्ज पे किया तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, पहले एग्जम्पशन था, विड्रॉ हो चुका है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, सर एन्युटी फॉर्म में अगर आपने पे किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। जैसे आपने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया रोड मेंटेनेंस का और आपने सर एक साथ गवर्नमेंट ने आपको एक साथ कोई एन्युटी की फॉर्म में पेमेंट किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, क्लियर, डन। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, सर होता ना जो ट्रक वगैरह होती है उसके ऊपर लिखा होता है नेशनल परमिट, तो सर टू ऑपरेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और थ्रू आउट द इंडिया नेशनल परमिट रिक्वायर्ड होता है। नेशनल परमिट के लिए जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। आइए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट, सर मैंने अपने लिए घर बनवाया सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट और आपसे घर बनवाया, आपने प्योर लेबर की सर्विस दी तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। प्योर लेबर होना चाहिए, वो भी नए घर के लिए होना चाहिए बेटा, क्लियर, पढ़ो ध्यान से। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मटेरियल नहीं होना चाहिए बेटा, बाय वे ऑफ pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation of original works pertaining to single residential unit otherwise than as a part of a residential complex। residential complex है उसका पार्ट नहीं, नया घर बनाया सिंगल यूनिट बनाया तो इस पे कंस्ट्रक्शन चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना, नया घर बनाया तो ही एग्जम्प्ट है। सर नेक्स्ट पॉइंट पर उसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी कवर है। सर नेक्स्ट, services provided by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation or alteration of civil structure or any other original works pertaining to beneficiary led individual house construction or enhancement under the housing for all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू आपने कंस्ट्रक्शन किया है, इस तरह के इंडिविजुअल लेड हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन किया, रिपेयर मेंटेनेंस किया, सबको जीएसटी एग्जम्प्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो। देन ट्रांसफर ऑफ टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ध्यान देना बेटा। सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, आपने, आप मान लो सोसाइटी हो, एग्जिस्टिंग सोसाइटी हो, आपने बिल्डर से कांटेक्ट किया, मान लो मैं बिल्डर हूं और पुरानी सोसाइटी टूटेगी, पुरानी बिल्डिंग टूटेगी, नई बिल्डिंग बनेगी और सर मैं आपको जितने फ्लैट थे, जैसे 50 फ्लैट आपके एग्जिस्टिंग थे, उनको तोड़ के आपको नए फ्लैट, बड़े फ्लैट और अच्छे फ्लैट बना के दूंगा 50, क्लियर, प्लस हो सकता है कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दूं, आप मेरे को उस एरिया का डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर दो। अब जब उस एरिया के अंदर 50 फ्लैट थे, अब मैं वहां पे 150 फ्लैट बना दूंगा, उसमें से 50 मैं आपको दे दूंगा बेटा, हाँ है ना भाई। तो आप जो मुझे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हो, सोसाइटी या कोई पर्सन मेरे को जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है, इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है, तो आपका जो डेवलपमेंट राइट का वैल्यू है उस पर रिवर्स से बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ता है। पर यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, जितने एरिया में फ्लैट बन रहे, मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे बेटा, क्लियर, उतने एरिया में से जितने फ्लैट बुक हो गए उतने प्रोपोर्शनेट एरिया की वैल्यू पर जीएसटी
डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, मान लो कोई एक एरिया है सर जहां पर बिल्डर जो बना रहा है वो कमर्शियल प्लेस भी बना रहा है और रेजिडेंशियल प्लेस भी बना रहा है बेटा, तो कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल यूनिट्स और कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट के हिसाब से आप प्रोपोर्शन करिए। पहले डेवलपमेंट राइट की वैल्यू को प्रोपोर्शन करो रेजिडेंशियल एरिया के रेस्पेक्ट में बेटा, कर दिया सर। जो कमर्शियल के रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शन हुआ इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। अब सर रेजिडेंशियल एरिया के रेस्पेक्ट में रेजिडेंशियल कमर्शियल जो कंस्ट्रक्शन वो करेगा उनका जो कारपेट एरिया के रेस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट राइट की वैल्यू एलोकेट हुई है, अब उसमें से देखिए कितने फ्लैट बुक हो गए और कितने फ्लैट बुक नहीं हुए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सर जितने फ्लैट बुक हो गए, मान लो 100 फ्लैट थे सर, उसमें से 70 फ्लैट बुक हो गए, 30 फ्लैट बुक नहीं हुए। अब सर उनका कारपेट एरिया कितना था वो देख लीजिएगा बेटा, मान लो 70-30 का रेशियो आता है बेटा, तो 70% बुक हो गए हैं, मतलब उनके फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, हाँ है ना। तो उतने प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या कर दिया है, एग्जाम कर दिया, क्योंकि वहां पे आईटीसी नहीं मिलता है इसलिए बेटा, क्लियर। क्योंकि रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कम कर दिया 5%, फ्लैट की बुकिंग पे 5% टैक्स लग रहा है, डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी लग गया तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर, जितने फ्लैट बुक हो गए उतने प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट पे जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। 30 फ्लैट जो बुक नहीं हुए उसके प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, बट रेट ऑफ टैक्स ऑन डेवलपमेंट राइट विल बी 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में 1% टैक्स लगेगा। भारत माता की जय, पूरा पॉइंट खत्म होता है अब। और जो कमर्शियल पोर्शन है उसके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट राइट का जो प्रोपोर्शन अमाउंट आएगा उस पर पूरे बड़ी जीएसटी लगेगा और नॉर्मल रेट से जीएसटी लगेगा बेटा, क्लियर। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट माहौल के साथ। आइए सर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज पढ़ते हैं हम। सर घर किराए पे लिया रहने के लिए बेटा, घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर घर किराए पे लिया रहने के लिए किसने, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस के लिए बेटा, क्लियर। बिजनेस के लिए मतलब उसने अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम किया है, भले ही उस घर के अंदर वो खुद रहता है बेटा, पर उसने अगर अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम किया है या उसके डायरेक्टर, एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन उसमें रहता है और वो खर्चा क्लेम किया उसने बिजनेस के अंदर, तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। आई रिपीट, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो सर पहली बात तो ये घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं मान लो। अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने घर किराए पे दिया रहने के लिए जीएसटी एग्जम्प्ट, पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को घर किराए पे लिया फॉर कमर्शियल पर्पस, होता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं पर अपना बिजनेस करा, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब घर किराए पे दिया रहने के लिए किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स लग जाएगा। पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ क्लेरिफाई किया कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ जीएसटी में, पर क्या मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर मैं कोई इंसान नहीं हूं क्या यार, मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए, पर मैंने उस एक्सपेंस को, उस रेंट को अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है, मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रेंट पे किया है। तो सर मैं पर्सनल कैपेसिटी में यशवंत मंगल हूं, मैं पर्सनल कैपेसिटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाया, पर अगर मैंने वो रेंट का खर्चा जो था वो बिजनेस में बुक कर दिया, खर्चा बुक कर दिया, तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा। और खास बात टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको मैंने बहुत ही सुंदर एक चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत ही सुंदर चार्ट है बेटा ये, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, उसने कमर्शियल यूज के लिए लिया है, टैक्स लगेगा और आरसीएम लगेगा बेटा, बात खत्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो। सर देन रजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट पे लिया है घर, यूज एज रेजिडेंस बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ इफ क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने खर्चा बुक किया है, या फॉर इट्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय एटसेट्रा के लिए उसने घर लिया, मतलब अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया उसने बेटा। तो सर ऐसे केस में घर किराए दिया आपने रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्स लग जाएगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बेटा। पर आपने घर किराए दिया किसको, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, और उसने कमर्शियल यूज लिया तो हमेशा टैक्सेबल है ही बेटा, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यहाँ कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। अब अगर सर आपने घर किराए दिया रजिस्टर्ड, घर किराए दिया किसको, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसने अगर यूज किया एज अ रेजिडेंस बाय इटसेल्फ वेदर और नॉट क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फॉर इट्स एम्प्लॉय, डायरेक्टर एटसेट्रा, इट विल बी एग्जम्प्ट, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। भले वो बिजनेस का खर्चा क्लेम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर किराए दिया रहने के लिए, भले अपने एम्प्लॉय के लिए लिया है, भले खुद के लिए लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, रहने के लिए लिया ना, जीएसटी एग्जम्प्ट है। भारत माता की जय, क्लियर, डन। सर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज आर नाउ टैक्सेबल, भले रूम रेंट 999 या उससे कम हो या नहीं, उससे कोई कंसर्न नहीं है, होटल अकोमोडेशन विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, इसलिए हॉस्टल फैसिलिटीज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और ध्यान रखिएगा बेटा, धर्मशाला हो या अधर्मशाला हो, ऑल आर टैक्सेबल नाउ, क्लियर, डन। पर हाँ आगे बात करेंगे हम एक पॉइंट में, सर इस पॉइंट में आएगी बात, सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। आपने कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी के लिए कोई सर्विसेज ली है, जैसे पंडित जी की सर्विसेज, पंडित जी की सर्विसेज पे टैक्स एग्जम्प्ट किया बेटा, प्लस रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। सर सर्विसेज बाय पर्सन, मैंने किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारा का एरिया रेंट पे लिया है, किस पर्पस के लिया, किसी भी पर्पस के लिए लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेंटिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाउएवर सर दिस एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई
कब? रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर द चार्जेस आर ₹1000 और मोर पर डे, मतलब अगर कोई मंदिर के एरिया के अंदर, मंदिर मस्जिद वगैरह के अंदर रूम बने हुए हैं और वहां पे रूम रेंट अगर 999 तक है पर डे तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। 1000 या मोर देन 1000 है तो टैक्स लग जाएगा। पर ध्यान रखना, नॉर्मल होटल, नॉर्मल धर्मशालाएं वगैरह जो थी, हॉस्टल वगैरह जो थी, उसमें ₹1 भी रेंट तो टैक्स लगेगा सर। बाकी प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस के अंदर अगर कोई इस तरह के रूम्स है उसमें ₹999 तक का रूम रेंट है पर डे तक का तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा सर। कम्युनिटी हॉल्स, मैंने उस रिलीजियस प्रीमाइसेस के अंदर सर, रिलीजियस प्लेस के अंदर सर कम्युनिटी हॉल मैंने रेंट पे लिया है, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया लिया है, ₹10,000 और मोर पर डे अगर रूम रेंट है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। और अगर वो दुकान बनी हुई सर, रेंटिंग ऑफ शॉप एटसेट्रा सर, इस एरिया के अंदर ₹10,000 और मोर पर मंथ अगर रेंट है तो टैक्स लगेगा, उससे कम अगर रेंट है तो टैक्स नहीं लगेगा, पर इट शुड बी विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द रिलीजियस प्लेस। सरकार आइए सर, आपने नाम सुना होगा MIDC, महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या GIDC डेवलपमेंट, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या राजस्थान के अंदर इको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बेटा हाँ है ना भाई सर? तो यहां पर सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आपको प्लॉट लॉन्ग टर्म लीज पे दिया। लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए, क्लियर? तो सर उसके लिए कहा हुआ है क्या? जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा ऑन दी अपफ्रंट अमाउंट। बेटा पढ़ो ध्यान से, अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम हो, सलामी हो, कॉस्ट हो, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज एटसेट्रा। सर किसके लिए बेटा? लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स। किसके लिए? इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेसेस, क्लियर? ये लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है आपको किसने? प्रोवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और बाय एनी अदर एंटिटी हैविंग 20% or more ownership of the central government, state government, union territory directly or through an entity which is wholly owned by government। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने 20% और मोर होल्डिंग किया हुआ है और उस एंटिटी ने आपको लॉन्ग टर्म लीज पे ये प्लॉट्स दिए, तो ऐसे केस में सर जो लॉन्ग टर्म लीज के लिए आपने अपफ्रंट अमाउंट पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक सर्कुलर था, उस सर्कुलर ने बोला था क्या, वो अपफ्रंट अमाउंट भले आप वन टाइम एक बार वन शॉट में पे करो या आप भले ही इंस्टॉलमेंट में पे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड थिंग सर, अगर कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज आपसे लिए है, लोकेशन चार्ज या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिए है सर, वो भी क्या होता है, अपफ्रंट अमाउंट का पार्ट ही बनेगा, वो भी एक तरह से लॉन्ग टर्म लीज का पार्ट है बेटा, और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर? अच्छा, कुछ कंडीशन क्या है, जिस पर्पस के लिए आपको ये प्लॉट अलॉट किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फाइनेंशियल बिजनेस करने के लिए, उस पर्पस में ही काम आना चाहिए, किसी और पर्पस में काम है तो टैक्स लग जाएगा, एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। आप अगर इसको सब लीज पे देते हो आगे बेटा, तो ऐसे केस में आपके एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरा जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ है लॉन्ग टर्म लीज पर, ये इसलिए एग्जम्प्ट हुआ क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या सर फाइनेंशियल बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमने लिया था, इसलिए एग्जम्प्ट हुआ है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो टैक्स लगेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्लियर? डन। और सर स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगा बेटा। सरकार आइए, देन आता है क्या, पॉइंट नंबर 5 सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक ये एग्रीकल्चर के अंदर जो हमने पॉइंट पढ़े थे रिगार्डिंग रेंटिंग, वही मैंने यहाँ रिपीट किया क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आता है, इसलिए क्लियर, कोई नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा पॉइंट को। आइए सॉरी, आइए बच्चों गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सर शानदार पॉइंट आने वाला आपके लिए, दिल थाम के सुनिएगा, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। सरकार सबसे पहले बता दी क्या, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, ऑल दी सर्विसेज, दिल थाम के सुनिएगा, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग 4। इन चार को छोड़ दो, बाकी सारी सर्विस पे टैक्स एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। ये चार सर्विस कौन कौन सी है? फर्स्ट क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेकंड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, सर भले वो precincts of the aircraft or vessel, whether within the precincts of the airport or पोर्ट और एयरपोर्ट, मतलब पोर्ट एयरपोर्ट के अंदर या बाहर दिए, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट क्या है, टैक्सेबल है। एंड देन ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर्स और ट्रांसफर ऑफ गुड्स टैक्सेबल है। और सर इन तीन के अलावा ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट, सर इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस, एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, वो भी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और सर वहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोला बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, टैक्स तो लगेगा पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। पर ये तीन के केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। बाकी सारे ही केस में ऑल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट इन तीन, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को छोड़ दो, बाकी सारे केस में जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी बिजनेस एंटिटी को टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर यहां पे तो एग्जम्पशन नहीं दिया, और यहां बोल दिया क्या, सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अगर सर्विसेज दी बाय वो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और सर ऑर्डिनरी पोस्ट,
ऑफ एनवलप्स हैविंग वेट ऑफ लेस देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से कम के वजन वाले जो एनवलप होंगे उसके सर सर्विसेज पर जीएसटी, उसके सर डिपार्टमेंट पोस्ट ने सर्विसेज दी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सारी सर्विस पर जीएसटी लग जाएगा। देन बेटा पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और सर ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम, ये एग्जम्प्ट है। अब ये सर्विस भली डिपार्टमेंट पोस्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, किसी को भी दी है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी को भी दी है, एग्जम्प्ट है। पर इसके अलावा कोई भी सर्विस पोस्ट ऑफिस ने दी है किसको भी, भले वो गवर्नमेंट को दी हो या नॉर्मल पर्सन को दी हो, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, भले सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है या नॉर्मल आदमी को दी। बेटा हाँ है ना भाई, डन, सरकार पॉइंट खत्म होता है। अब बात आती है क्या सर, अगर हमने बात करी क्या ऊपर वाली 3 सर्विस छोड़ दो और रेंटिंग ऑफ इम्यूनिटी टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को छोड़ दो, सर उसके अलावा कोई भी सर्विस दी है गवर्नमेंट ने किसको, बिजनेस एंटिटी को तो टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज में। पर अगर वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज लेस देन और अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी क्या कर दिया बेटा, एग्जिम कर दिया। पर हाँ ऊपर वाले 3 और रेंटिंग ऑफ इम्यूनिटी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को छोड़ के बेटा उन पे तो हमेशा टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है इसलिए बेटा। सेकंड सर, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड, मान लो मैं बिजनेस एंटिटी हो और मैंने गवर्नमेंट से सर्विसेज ली है, और सर ऐसे केस में अगर कंसिडरेशन पर ट्रांजेक्शन इज अप टू ₹5,000, तो ऐसे केस में जीएसटी क्या कर दिया, एग्जिम कर दिया। पर अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है तो ₹5,000 पर एनम देखने का है। सेकंड थिंग सर, वो ऊपर वाली 3 सर्विस जो थी बेटा, कौन सी सर, पोस्ट वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली, उस पे हमेशा टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बात खत्म। वहां पे ये 5,000 की लिमिट देखने का नहीं है। देन सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने अपने एक डिपार्टमेंट ने सर दूसरे डिपार्टमेंट सर्विस दी, तो इट विल आल्सो बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर ये वाला एग्जम्पशन अगेन ऊपर वाले 3 पॉइंट पे नहीं लगेगा, मतलब पोस्ट, वेसल, एयरक्राफ्ट वाले पॉइंट पे ये, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाले पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। क्लियर। देन सर मैंने पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाया अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ऐसे केस में जो भी फीस मैंने गवर्नमेंट को पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसी भी लॉ में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, सर कोई टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस होता ना सर, फायर सेफ्टी वगैरह के लिए, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इसके लिए जो फीस मैंने गवर्नमेंट को पे करी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ ध्यान देना बेटा, एक जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन सीड सर्टिफिकेशन टैक्स के लिए सर्कुलर आया, बोला क्या सीड सर्टिफिकेशन टैक्स के लिए जो भी चार्जेस लिया गवर्नमेंट ने उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये तो एग्रीकल्चर में भी कवर होता है, वहां पे भी एग्जम्प्ट है, यहाँ पे भी एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सर FSSAI ने अपने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो लाइसेंस देने के लिए फीस लिया है उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर, वो एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्स लगेगा। सेकंड थिंग, ईएसआईसी का आपने कंट्रीब्यूशन किया जीएसटी नहीं लगेगा, पीएफ का कंट्रीब्यूशन किया जीएसटी नहीं लगेगा, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोई फीस दिया, कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आपने जो फीस दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो कंट्रीब्यूशन दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन IRDA सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो इंश्योरेंस कंपनीज ने, इंश्योरर ने जो पैसा दिया है, जो भी फीस दिया उस पर जीएसटी लगेगा। वो एग्जम्पशन था, विड्रॉ हो चुका है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में IRDA खुद टैक्स पे करेगा। सर FSSAI सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद टैक्स पे करेगा। क्लियर सर। सेबी ने जो भी सर्विसेज के लिए जो भी फीस चार्ज किया, जैसे सर सेबी में जो रजिस्टर्ड कंपनीज है या जो इंटरमीडिएटरीज वगैरह हो गए बेटा, इन्होंने जो भी फीस जो भी फीस पे किया है सेबी को, उस पर टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर एग्जम्पशन विड्रॉ हो चुका है, मतलब FSSAI, देन IRDA और सेबी, इनकी सर्विसेज अब टैक्सेबल हो गई है। देन नेशनल सेंटर फॉर कॉलेज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी फीस चार्ज की उस पर टैक्स एग्जाम कर दिया है, टैक्स नहीं लगता है, टैक्स पहले से नहीं लगता है बेटा इस पे। देन RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आपने कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई, उसके लिए जो फीस दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W में कवर है, सर वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया, तो वैसे भी वो सप्लाई के स्कोप पे नहीं आता है। हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, क्लोज नंबर B के अंदर बेटा। पर अगर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में म्युनिसिपैलिटी का काम है, वो काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। यही काम आर्टिकल नंबर 243G वाला होता और वो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब ध्यान देना बेटा, एक पॉइंट में आगे लिखा, मैं यही बताया था बेटा आपको, सर वहां ले जाता हूं मैं आपको पहले। सर आर्टिकल नंबर 243W या 243G वाला काम, 243W वाला काम म्युनिसिपैलिटी का होता है, 243G वाला सर पंचायत वाला काम होता है। वो काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने किया तो जीएसटी लगता ही नहीं, वो सप्लाई ही नहीं है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर अब वो काम गवर्नमेंट से मेरे को मिल गया और मैं काम कर रहा हूं गवर्नमेंट के लिए बेटा, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी
इनको मैंने सर्विसेज दी कौन सी, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 240 डब्ल्यू या 240 जी में कवर है, तो उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट पर प्योर लेबर वाला काम होना चाहिए, उसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर मटेरियल इन्वॉल्व है तो वो काम मैंने जो किया है उसमें सर मटेरियल की जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी मोर देन 25% टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मान लो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैक्सिमम 25 करोड़ तक का अगर मटेरियल इन्वॉल्व है और 75 करोड़ का लेबर चार्जेस है तो ऐसे केस में उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो काम आर्टिकल नंबर 240 डब्ल्यू या 240 जी में कवर है तो, और ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। क्लियर, डन। तो सरकार प्योर लेबर सर्विसेज है, जीएसटी एग्जम्प्ट है। मटेरियल प्लस लेबर का कंपोजिट सप्लाई दिया है, उसमें मटेरियल की वैल्यू अप टू 25% है, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा बेटा। पर ये सर्विसेज मैंने किसको देनी चाहिए बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को। पर अगर ये काम मैंने किसके लिए किया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट एंटिटी के लिए किया है, तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। अच्छा, अब सर्कुलर था बेटा, सर्कुलर क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सर कौन सा, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट, सर जैसे क्या होता है बेटा, एम्बुलेंस आपने देखा होगा कई बार हाईवेज वगैरह पे अगर एक्सीडेंट हो गया 108 पे कॉल करो, एम्बुलेंस आ जाएगी और सर फटाफट नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाके उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। अब ऐसे केस में सर एम्बुलेंस गवर्नमेंट की सारी अवेलेबल नहीं होती तो कई बार प्राइवेट पार्टी से भी एम्बुलेंस कॉल करके गवर्नमेंट मंगा लेती बेटा। तो ऐसे केस में प्राइवेट पार्टी से जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी है, एम्बुलेंस सर्विसेज पब्लिक हेल्थ में कवर होती है, पब्लिक हेल्थ आर्टिकल नंबर 240 डब्ल्यू 240 जी में कवर होता है। वो काम जो आर्टिकल नंबर 240 डब्ल्यू 240 जी में कवर है, वो काम किसी पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के लिए किया है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर अगर उसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ेंगे, तो मटेरियल की वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बेटा। सर सेकंड आता है क्या, एक और सर्कुलर, सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सर जैसे सर चावल होते हैं, सर गेहूं हो गए, ये अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। तो सर यहाँ पे क्या होता है, जो गेहूं और चावल वगैरह होते हैं इसमें फोर्टिफिकेशन किया जाता है, मतलब मिनरल्स ऐड करते हैं, न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बेटा। तो ये जो काम, ये जो प्रोसेस जो पर्सन कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, उसने जो फीस चार्ज करी हुई गवर्नमेंट से इस प्रोसेस के लिए बेटा ये भी आर्टिकल नंबर 240 डब्ल्यू 240 जी में कवर होता है, इसलिए इस पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। बस ध्यान रखना बेटा, इसमें मटेरियल जो वो यूज कर रहा है फॉर फोर्टिफिकेशन एटसेट्रा, उसकी वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। क्लियर, डन। एंड लास्ट क्या है, अगर इंडियन आर्मी, मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडियन आर्मी के लिए या एनी अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए मैं ये वाले काम कर रहा हूं जो आर्टिकल नंबर 240 डब्ल्यू 240 जी में कवर, जैसे सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये भी मैंने सर्विसेज गवर्नमेंट को दी बेटा। प्योर लेबर तो एग्जम्प्ट रहेगी, मटेरियल प्लस लेबर तो अप टू 25% तक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है मटेरियल का, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। इस सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई किया, कोई खास बात नहीं। ये तीनों पॉइंट मैंने कनेक्ट करने के लिए आपको एक साथ पढ़ाया बेटा। आइए बच्चों वापस हम चलते जहां हम पढ़ रहे थे बेटा। सर अब ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, अपनी एक एंटिटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, गवर्नमेंट एंटिटी। ऐसा कोई बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए गवर्नमेंट एंटिटी बनाया, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एंटिटी, जिसके अंदर 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी किसका है, गवर्नमेंट का बेटा। तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एंटिटी। अब गवर्नमेंट एंटिटी ने सर्विसेज दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, या एनी अदर पर्सन हु इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ओनली, उसको सर्विसेज दी है। और उस गवर्नमेंट एंटिटी को काम करने के लिए जो फीस मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है बेटा, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। देन कस्टम्स, सर कस्टम्स ऑफिसर ने सर ऑन अ हॉलिडे पर काम किया है या आफ्टर द वर्किंग आवर्स काम किया, तो उसके लिए डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट मर्चेंट ओवरटाइम चार्ज करता है, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देन सर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस या कोई पेनल्टी, फाइन या फीस चार्ज कर लिए, तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर मैं बताता हूं आपको बेटा, सर वैसे भी ये तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट है बेटा, पर मैं बताता हूं वैसे भी नॉन टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सर्कुलर आगे दे रखा है और सर्कुलर के थ्रू बोल दिया क्या, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। जो फाइन पेनल्टी चार्ज होता है वो कंसिडरेशन नहीं है, वो फीस है ही नहीं। जब वो फीस नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी सप्लाई एट ऑल, सप्लाई नहीं तो जीएसटी की बात नहीं आएगी। पर हाँ सर गवर्नमेंट ने कोई भी फाइन पेनल्टी चार्ज किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, ये अलग से एग्जाम किया, पर इस पॉइंट का रिलेवेंस नहीं रहा। देन सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी क्या कर रहा है बेटा, अपनी अंडरटेकिंग को या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर लोन चाहिए और उसको गारंटी दे रहा है बेटा सर, और गारंटी के लिए जो गारंटी फीस लिया इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देन सर इंडिविजुअल फार्मर को खेती करने के लिए राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया किसने, गवर्नमेंट ने, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पॉइंट पहले पढ़ा हुआ, रिपीट किया है यहाँ पे साहब। फिर ओल्ड एज होम वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके, 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर तक का फीस है तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। देन सर ये वाला पॉइंट 1 अप्रैल 2016 से पहले वाला था पॉइंट, यहां कंटिन्यू हो रहा है बेटा। 1 अप्रैल 2016 से पहले अगर किसी को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स असाइन हो गया था और उसका वन टाइम सर जो असाइनमेंट चार्ज था, जैसे होता ना आपको माइंस अलॉट हो गई, माइंस अलॉट के जो चार्जेस थे बेटा वो एग्जाम था सर, वो पहले एग्जाम था और वो पेमेंट आपने उस टाइम नहीं किया, अब जाके कर रहे हो तो इट विल रिमेन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर ये 1 अप्रैल 2016 से पहले का था बेटा। क्लियर, 1 अप्रैल 2016 से पहले आपको राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स असाइन हो गया था, उसका फीस कोई पेंडिंग था, अब जाके पे कर दो, इट विल रिमेन एग्जाम बेटा। क्लियर, सेम वे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस या
राइट टू ऑपरेट एज ए टेलीकॉम ऑपरेटर के चार्जेस उसके 1 अप्रैल 2016 से पहले के पेंडिंग थे, वो अब जाके पे करा तो इट विल रिमेन एग्जाम। पर अब देन 1 अप्रैल 2016 के बाद अगर ये माइंस अलॉट हो रही है बेटा आपको, या टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह आप ऑपरेट करने के लिए कोई फीस दे रहे हो, या राइट टू यूज स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस आप पे कर रहे हो, तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी 1 अप्रैल 16 से बाद वाले जो अलॉटमेंट हुए उसके लिए बेटा। सर अब ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, सर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको रॉयल्टी कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब आपको डेड रेंट का अमाउंट मान लो 100 करोड़ बेटा, क्लियर। अब 100 करोड़ आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का आपको रॉयल्टी कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अब माइन होल्डर से आप रॉयल्टी कलेक्ट करोगे, आपको बोलते हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अब आपको मिनिमम 100 करोड़ तो गवर्नमेंट को देने ही देने बेटा। अब कलेक्ट कितना भी करो हमें कंसर्न नहीं है, 100 करोड़ डेड रेंट हो गया, आपको फिक्स अमाउंट देना है गवर्नमेंट को बेटा। अब आपका एक्चुअल रॉयल्टी जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ मान लो 95 करोड़, कितना हुआ बेटा 95 करोड़। तो सर 95 करोड़ पे माइन होल्डर्स ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया होगा, 5 करोड़ आप अपनी जेब से पे करोगे, तो 5 करोड़ पे उस ईआरसीसी को टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, पूरे 100 करोड़ पे नहीं, केवल 5 करोड़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 95 करोड़ पे सर माइन होल्डर्स ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं अंडर आरसीएम। अब अगर मान लो एक्चुअल रॉयल्टी जो कलेक्ट हुआ वो 120 करोड़ हुआ है, पर फिर भी गवर्नमेंट को तो आपको 100 करोड़ ही देना बेटा, 20 करोड़ का आपका प्रॉफिट है बेटा। अच्छा अब इस 100 करोड़ में से एक भी रुपए पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस 120 करोड़ पे ऑलरेडी माइन होल्डर्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को कर चुके हैं, आपको अब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर अब आइए क्या ये अपफ्रंट अमाउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, इसको रिपीट क्या है वो याद है, एमआईडीसी का मैंने एग्जांपल दिया था, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेटा, क्लियर। सर 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे जो प्लॉट लिया है बेटा। देन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इन जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि सर किसान के खेत तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पहुंचाने के लिए जो आपने कंस्ट्रक्शन चार्ज लिया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, जैसे आपने वीजा प्रोसेस करवाया, वीजा के लिए चार्जेस उन्होंने चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, सर याद करो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग एंड कमिटी ऑफ स्टेट कमिटी, हज कमिटी एक्ट के अंदर जो होती है बेटा, इन्होंने रिलीजियस पिलग्रिमेज जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड ने सर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई बेटा, टूर कराया, या हज कमेटी ने आपको हज की यात्रा के लिए भेजा बेटा, तो ऐसे केस में जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन 32, 33 हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, आर्टिकल 240W 240G वाला पॉइंट है ये। देन सर इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो असेट्स लीज पे दिए, नाउ इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। जीएसटी नेटवर्क जो गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई हुई बेटा, वो पूरा सॉफ्टवेयर जो मेंटेन करती है जीएसटी का पोर्टल जो मेंटेन करती है, उसके लिए गवर्नमेंट से फीस चार्ज करिए बेटा, वो पैसा कहां से लाएगी, तो इट विल बी नाउ चार्जेबल टू जीएसटी। तो सर्विसेज बाय जीएसटी नेटवर्क टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। देन सर ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम किसने पे किया, गवर्नमेंट ने पे किया, सर ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा प्रीमियम कौन बोन कर रही है, गवर्नमेंट बोन कर रही है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका सारा का सारा खर्चा या एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बीइंग बोन बाय गवर्नमेंट, और आपने सर्विसेज दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को, तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके बेटा। देन सर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा। देन सर फेयर प्राइस शॉप बेटा, सर राशन की दुकान, सर नायक मूवी देखी होगी अपने सर वर्ल्ड कप, हाँ है ना भाई, तो फेयर प्राइस शॉप जो होती है बेटा राशन की दुकान, ये फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा जो बेचते हैं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका जो कमीशन या मार्जिन होता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर स्टेप टीबीआई और बायो इंक्यूबेटर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेप, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और बायो इंक्यूबेटर ने कोई भी सर्विसेज दी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस सर अब वहां पर जो इंक्यूबेटर से बेटा, यहां पर जो रिसर्च कर रहे हैं बेटा, आर&डी जो कर रहे हैं उनको बोलते हैं इंक्यूबेटी ने सर्विसेज दी है, वो भी एग्जाम रहेगी, पर उसके लिए कंडीशन क्या है सर, फर्स्ट पॉइंट इसका प्रीवियस फाइनेंशियल में जो टर्नओवर है बेटा, इट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख बेटा, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख है उससे कम होना चाहिए। अब करंट ईयर में अगर वो एलिजिबल एग्जामिशन के लिए, तो सर फर्स्ट 50 लाख का जो सर्विसेज होगा उसी पे जीएसटी एग्जाम है, उसके बाद अगर क्रॉस किया तो 50 से ऊपर जो क्रॉस करेगा उस पर टैक्स लग जाएगा। और प्लस जिस दिन इसका एग्रीमेंट हुआ है टीबीआई या स्टेप से, सर वहां से फर्स्ट 3 साल के लिए इसको एग्जामिशन मिलता है, उसके बाद एग्जामिशन नहीं मिलता। देन सर ये पॉइंट रिपीट किया है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला पॉइंट। देन सर ये वाला पॉइंट भी रिपीट किया, नेशनल परमिट ग्रांट करने के लिए जो फीस लिया लाइसेंस फी, इट विल बी चार्जेबल टू, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बेटा। नेक्स्ट एक सर्कुलर है बेटा, जस्ट एक क्लेरिफिकेशन है सर, सर्विसेज बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू PSUs या कॉर्पोरेट एंटिटीज या स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड बाय दी प्राइवेट एंटिटीज, जैसे वंडर सीमेंट लिमिटेड कोई स्पोर्टिंग इवेंट करा रहा है, या रिलायंस कोई इवेंट करा रहा है जिसमें उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उन्होंने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ली या पुलिस की सर्विसेज ली, तो सर इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और सर आपको पता है क्या, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने
सिक्योरिटी सर्विसेज दी है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हैं अंडर आरसीएम चैप्टर बेटा, क्लियर। और रेसिडेंट टैक्स पे करेगा सरकार। फिर एक सर्कुलर था एयरफोर्स मेस, सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल। सर एयरफोर्स इनके जो सर क्या होते हैं बेटा, अलग अलग जगह पे इनके इस तरह के अकोमोडेशन के लिए अपने जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, इनके रुकने वगैरह के लिए फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो सर इन्होंने जो फीस चार्ज करी होगी अपने ऑफिसर से, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी और नोट। तो यह सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया भाई क्या एयरफोर्स मेस जो सर्विस दे रहा है, ये एयरफोर्स मेस आर रन बाय गवर्नमेंट ओनली, तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ऑल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट वैसे भी एग्जम्प्ट होता है, एक्सेप्ट फॉलोइंग फॉर पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस और एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी। तो इन्होंने तो वैसे भी इंडिविजुअल ऑफिसर्स को सर्विसेज दी, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सरकार। ये गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज भी सारी खत्म होती है। अब माहौल बन रहा होगा आपके एंड पे सर, नो डाउट बहुत सारे पॉइंट और होंगे, पर शायद सर ये रिवीजन आपके एंड पे इफेक्टिव रहेगा। ये पॉइंट, ये एग्जामिनेशन अगर आपने 2-3 बार सुन लिया तो भारत माता की जय, क्योंकि जिसने ये कर डाला उसका लाइफ झिंगा डाला। ध्यान देना, मेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट कई सारे बड़े क्वेश्चन में, 14 मार्क के क्वेश्चन में, कई सारे क्वेश्चन में सर बीच बीच में 2-3 पॉइंट आ जाते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, ऑल सर्विसेज बाय आरबीआई आर नाउ टैक्सेबल, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई आर आल्सो नाउ टैक्सेबल बेटा। अब सर क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है सर, तो आपने अगर किसी को भी लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट दिया, उसके लिए जो इंटरेस्ट अर्न किया है या जो डिस्काउंट है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंट होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, अदर देन क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सर्विसेज। मतलब क्रेडिट कार्ड के अंदर जो इंटरेस्ट आपने अगर पेमेंट ओवरड्यू हो गया, इंटरेस्ट लगता है, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, उस पर टैक्स लगता है बेटा। फिर सर दो बैंक ने या दो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने, या एक बैंक और एक फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने आपस में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का ट्रांजैक्शन किया, उसके लिए जो कमीशन चार्ज किया, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा इन केस में बेटा, क्लियर, डन। सर फिर आता है क्या, अगर मान लो सर कोई पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जैसे किसी सप्लायर ने आपको, जैसे मोबाइल खरीदा आपने किसी दुकान से बेटा, मोबाइल आपने लोन पे परचेज किया बेटा, और वो दुकानदार ने आपको लोन दिया बेटा, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर आप ईएमआई पे करने में लेट हुए और आपने उसको पेनल इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द प्राइस और दिया बेटा, तो इट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर भी जीएसटी लगेगा। पर किसी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया था और फाइनेंस कंपनी ने अगर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आपका ईएमआई पे करने में आप लेट हो गए, उसके लिए जो उसने सर इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, वो भी क्या होगा बेटा, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगेन वो क्या है, इंटरेस्ट ही है बेटा। पेनल इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है बेटा। फाइनेंस कंपनी ने चार्ज किया तो इट विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी। सर फिर आता है क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट लोगों ने खुलवाया है बेटा, उसमें जो बैंक ने चार्जेस लिए उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर मान लो मैं आपका एक शोरूम है बेटा, मैं कस्टमर हूं बेटा, मैंने आपसे कुछ शॉपिंग किया बेटा, अब आपके पास जो पॉस मशीन था उसमें मैंने कार्ड स्वैप किया, और वो जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट था, जो कार्ड स्वैपिंग मैंने किया वो 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन था, तो उसके लिए जो आपके बैंक ने आपसे जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लिए होंगे, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आपके बैंक को बोलते हैं क्या, एक्वायरिंग बैंक। वो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट जो उसने किया होगा उसके लिए चार्जेस मान लो 20 रुपए, 40 पैसे, 40 रुपए जो भी उसने लिया है, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्लियर, डन। अब एक सर्कुलर आया रिगार्डिंग सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट प्रमोट करिए रुपए डेबिट कार्ड के यूज को। आपने देखा होगा लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए क्या बोला है सर, अगर 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कितना बेटा, अप टू ₹2000 तक का ट्रांजेक्शन है रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू या भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो बैंक को बोल दिया कि बैंक, जैसे एक्वायरिंग बैंक एचडीएफसी बैंक, मान लो आपका बैंक है एचडीएफसी बैंक, आपका शोरूम बेटा, मैं आपके यहाँ शॉपिंग करने आया, मैंने कार्ड स्वैप किया, 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन था, तो बैंक आपसे जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लेगा, जैसे 2% ले रहा है, मान लो सर मैंने शॉपिंग किया, मान लो कितने का, 1000 रुपए का शॉपिंग किया, कार्ड स्वैप किया, 1000 रुपए का शॉपिंग किया मैंने आपसे, क्लियर। अब 1000 रुपए पे 2% होता है कितना, 20 रुपए, 20 रुपए जो बैंक आपसे चार्ज ले रहा है उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर सर बैंक ने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अरे बैंक इस दुकान वाले से, इस शोरूम वाले से मर्चेंट बैंकिंग चार्ज तुम लो ही मत। तो बैंक ने बोला भाई अगर हम उनसे सर ये चार्ज लेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा बैंक कैसे चलेगा, हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे। तो बैंक को गवर्नमेंट ने बोला इस तरह के लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए या रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए हम चाहते हैं कि आप उनसे चार्ज मत लो, और ये जो चार्जेस है ये हम आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो सर बैंक ने बोला ठीक है साहब, हम पब्लिक से नहीं लेंगे, हम आपसे ले लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां गवर्नमेंट ने बोला क्या, दीज आर द सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बैंक। और सर आपको बताया क्या, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसको, किसी भी पर्सन को,
क्लियर? तो सब्सिडी विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, और उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्वायरिंग बैंक को इंसेंटिव स्कीम के थ्रू जो ये अमाउंट पे किया है एज अ सब्सिडी, सर इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, और ये चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। देन सप्लाई सर्विसेज बाय following person in the respective capacities. First, business facilitator or business correspondent services दिए to a banking company with respect to accounts in its rural area branch, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर ये बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने अंडर एक इंटरमीडिएट अपॉइंट किया और उन्होंने रूरल एरिया वाले ब्रांच में जो अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए ये सर्विसेज दी, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज दी इंश्योरेंस कंपनी को इन रूरल एरिया, तो यह भी जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगा। और हाँ सर एक सर्कुलर इश्यू करके बोल दिया गया, सर बैंकिंग कंपनी बेटा बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज दी है, उसके लिए जो भी फीस वो लेगा वो बैंक से लेगा एज पर आरबीआई नॉर्म्स, वो कस्टमर से पैसा नहीं ले सकता। और सर जो भी फीस उसने चार्ज करी है बैंक से उस पर टैक्स लगेगा अगर वो रूरल एरिया नहीं है तो। ठीक है साहब? डन। नेक्स्ट अब इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज आ रही है बेटा। जनरल इंश्योरेंस की फॉलोइंग सर्विसेज, फॉलोइंग स्कीम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फर्स्ट क्या है? हट इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये सारे नाम आपको टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन नाम को 2 बार रीड करिए, आपको अपना क्लिक करेगा एग्जाम्स के अंदर कि एग्जम्प्ट है कि नहीं है। फर्स्ट हट इंश्योरेंस स्कीम। सेकंड सर कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्कीम फॉर इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल्स, देन जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर self-employed women, agricultural pump set and field well insurance, premium collected on export credit insurance, restructured weather-based crop insurance scheme approved by the government of India, implemented by the Ministry of Agriculture, then Jan Arogya Bima policy, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, pilot scheme on seed crop insurance, central sector scheme ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम implemented by the trust which is constituted under the provisions of National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Mental Disabilities, Multiple Disabilities Act, then बंगला शस्य योजना। सर बंगला शस्य बीमा योजना क्या है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सर खरीफ की क्रॉप को इंश्योरेंस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी थी। कुल मिला के इन सबके इंश्योरेंस प्रीमियम पे अगर आपने प्रीमियम पे किया तो जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, इन सबको प्रमोट करने के लिए बेटा। ठीक है? अब आ रहा है क्या? लाइफ इंश्योरेंस। सर फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फर्स्ट क्या है? जनरल बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय आईआरडीए हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवरेज ऑफ ₹2 लाख। ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख का है बेटा, इसका जो प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगर 2.5 लाख है तो उसके जो भी प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी लग जाएगा सर। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, इन सब पॉलिसीज में आपने अगर इंश्योरेंस कराया लाइफ इंश्योरेंस तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। अब सर ऐसा कोई स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम गवर्नमेंट पे करी तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। अब ये जो ऊपर हमने 3 पॉइंट पढ़े इन सबके री इंश्योरेंस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया अंडर अटल पेंशन योजना, जीएसटी नहीं लगेगा। एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस हुआ है बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। देन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अब ये मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ग्रुप पर्सनल की जो लाइफ इंश्योरेंस होता है बेटा उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सेम वे नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के थ्रू जो नेवी के ऑफिस जो कोस्ट गार्ड का इंश्योरेंस होता है बेटा उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सेम वे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। ईएसआईसी का आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर आईआरडी ने कोई फीस चार्ज किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दिए इन रूरल एरिया तो इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। भारत माता की जय। आइए सरकार अब मिसलेनियस सर्विसेज बची है वो भी हम पढ़ लेते हैं मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के अंदर, मजा माहौल के साथ पढ़िए सर। फर्स्ट क्या है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर फॉर गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। आपने गोइंग कंसर्न एज अ होल पूरा ट्रांसफर कर दिया तो ना तो गुड्स बेची ना सर्विस बेची, सर्विस और एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस बेटा, इसलिए वो यहाँ कवर होता है, इसलिए आप एग्जाम करना पड़ा और बोल दिया क्या जीएसटी नहीं लगेगा ऑन ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। अब लॉयर्स एडवोकेट, दिल थाम के सुनना, पूरा पॉइंट यहाँ याद हो जाएगा बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी एडवोकेट्स, फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोई भी सर्विसेज दी किसको? अदर देन बिजनेस एंटिटी को, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एग्जम्प्ट। मतलब उन्होंने सर्विसेज दी किसको बेटा? ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो टैक्स लगेगा। और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और हाँ ध्यान देना बेटा, एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने
दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है तो इट विल ऑल्सो बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर अगर किसी सीनियर एडवोकेट ने किसी दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है तो वहां टैक्स लगेगा, वो एग्जाम नहीं है। पर ऐसे केस में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस किसको कहा जाएगा? वो बिजनेस एंटिटी को रेसिपिएंट कहा जाएगा जिसका केस कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? सीनियर एडवोकेट। और वो बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और सर ध्यान देना, एडवोकेट हो, फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, इन्होंने सर्विसेज दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट एंटिटी को। अब भले ही इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, हमें कोई कंसर्न नहीं, जीएसटी क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय, पूरा पॉइंट खत्म होता है। अब सर ओ भाई स्पाइडरमैन याद आया बेटा आपको? सर शक्तिमान, शक्तिमान सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज by an independent journalist, press trust of India और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जीएसटी exempt। सर पब्लिक लाइब्रेरी, सर वहां लैंडिंग ऑफ बुक्स पे जीएसटी एग्जाम है बेटा, वहां जाके आप बैठ के पढ़ रहे हो, उसने जो फीस लिया आपसे वहां लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने, वो टैक्सेबल है बेटा। सर लैंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट अगर आपने प्रोवाइड किया है पब्लिक लाइब्रेरी ने जो फीस चार्ज किया उसके लिए उस पर जीएसटी एग्जाम है। देन बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हेल्ड हो रहा है उसके लिए कोई फीस लिया तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने सर्विसेज दी है to a business exhibitor in relation to business exhibition held outside India, GST exempt। Okay, unincorporated AOP BOI और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन होते हैं बेटा और आपस में सर्विसेज दी है, फीस चार्ज किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। हम ऑलरेडी बात कर चुके। पर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने अपने मेंबर्स से जो फीस चार्ज करी है, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो लिया है, वो सर क्या लिया है? 3 केस में एग्जाम्प्ट है बेटा। वो अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई अगर एक ट्रेड यूनियन है तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने अपने मेंबर से ऐसे किसी काम के लिए फीस लिया है जो एक्टिविटी ऑलरेडी जीएसटी में क्या है? एग्जाम्प्ट है, तो वो फीस जो लिया है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। थर्ड सर गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी बेटा, हाँ है ना भाई, पर मेंबर पर मंथ किसी हाउसिंग सोसाइटी में या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में पर मंथ पर मेंबर मेंबरशिप फी अप टू ₹7500 है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 8000 रुपए तो पूरे 8000 रुपए जीएसटी लग जाएगा बच्चा। सर सर्कुलर इशू हुआ, सर्कुलर ने बोला क्या? अगर उस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एग्रीगेट टर्नओवर ही 20 लाख या उससे कम है तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ऐसे केस में भले मेंबरशिप फी 7500 से ऊपर हो, सर टैक्सेबल सर्विस है पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन की लायबल ही नहीं है। पर मोर देन 20 लाख अगर टर्नओवर था उसका तो ऐसे केस में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो है, पर उससे सारी सप्लाई मतलब उसका मेंबरशिप फी जो 7500 या उससे कम ही है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सारी सर्विस एग्जाम्प्ट है बेटा। पर उसका मेंबरशिप फी अगर 7500 से अबव है तो टैक्स लगेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करा के बेटा, हाँ है ना भाई, डन। सर सेकंड क्या बोला है सर? अगर आरडब्ल्यू की सर्विस पे टैक्स लगता है तो उसने जो इनवर्ट सप्लाई लिया, जैसे सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए उसने लिफ्ट मेंटेनेंस सर्विस ली, सिक्योरिटी सर्विसेज ली, उन सब पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी उसको मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सर नेक्स्ट क्या है? अगर मेरे मान लो 2 या उससे ज्यादा फ्लैट है तो मेरे को जितने फ्लैट है उतने मेंबर कहलाया जाएगा। मान लो मेरे 2 फ्लैट है तो आई एम 2 मेंबर्स, क्लियर। और 7500 उस अकॉर्डिंग देखना है। अच्छा किसी का अगर किसी सोसाइटी में पर मंथ मेंटेनेंस फीस जो है, मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 7500 से ऊपर है तो सर जो अमाउंट एक्सीडिंग है उसी पे टैक्स लगेगा, पूरे अमाउंट लगेगा, पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। जैसे 9000 रुपए सर पर मंथ पर मेंबर अगर मेंबरशिप फी है तो सर पूरे 9000 रुपए टैक्स लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। सर नेक्स्ट आता है क्या? सेम वे अगर कोई एओपी बीओआई है जो हमारी मांगे पूरी करो, मतलब एग्रीकल्चरल लेबर या फार्मर्स का या इंडस्ट्रियल लेबर या फार्मर का, सर जो एओपी बीओआई उसने जो भी मेंबरशिप फी ली अपने मेंबर से उस पर जीएसटी कभी भी नहीं लगेगा। या फिर ऐसा कोई क्लब है जिसका पर मेंबर पर एनम पूरे साल का मेंबरशिप फी कितना बेटा? 1000 रुपए तक का है तो सर मेंबरशिप फी के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर, डन। ये हो गया क्या? अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई के रिगार्डिंग एग्जिबिशन। आइए सरकार, सर अब सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और हम इंडिया में लोकेटेड है तो सर आपको पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। पर अगर सर्विस रेसिपिएंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी है या कोई इंडिविजुअल है, उसने सर्विसेज ली फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, तो जीएसटी एग्जाम कर दिया। पर सर इसमें ओआईडीआर सर्विस को छोड़ के बेटा, मतलब ओआईडीआर सर्विस अगर आपने ली है भले वो बिजनेस के लिए नहीं फिर भी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी बेटा। सेकंड सर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज लिए तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट ओआईडीआर सर्विस बेटा। एंड सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन ने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन को सर्विसेज दी है तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर इसका एक एक्सेप्शन बेटा, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया बाय वेसल गुड्स अगर आता है तो भले ही सर्विस रेसिपिएंट भी फॉरेन पर्सन था बेटा और शिपिंग कंपनी भी आउट ऑफ इंडिया की थी बेटा, फिर भी यहाँ पे टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द फ्रेट अमाउंट बेटा। रिवर्स चार्ज में हमने पढ़ा बेटा ये पॉइंट, हाँ है ना भाई, डन। फिर आता है क्या? सर नेपाल भूटान
सर आपने सर्विसेज दी नेपाल भूटान को, अब वहां से अगर आईएनआर आ रहा है तो यहाँ पे आरबीआई ने वैसे ही अलाउ कर दिया है, और वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की स्कोप में अगर आता है तो वहां पे जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ से हटाया गया। सर सर्विस टैक्सेबल नहीं बेटा, हाँ ना भाई। नेक्स्ट सर, आप एक इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो विच इज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड विद हैविंग स्टेटस ऑफ आईएफएससी बेटा, तो सर आपने अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से जो फॉरेन करेंसी में जो फीस लिया है, फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, फंड मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, इंटरनेशनल टैक्स मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, इन सारे केसेस के लिए जो आपने फीस लिया, यू आर एन इंटरमीडिएट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज हु इज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड, जो इंडिया में एक ही भी गिफ्ट सिटी गुजरात बेटा, हाँ है ना, तो जो उस इंटरमीडिएट ने फीस ली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में हमने पढ़ा है क्या, अगर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और आपका ही एक एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया भी है, तो सेम पर्सन के दो अलग एस्टेब्लिशमेंट, अगर मान लो इंडियन एंटिटी ने सर वो बाहर जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा, सर उसको अगर आपने सर्विसेज दी है तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आता, भले ही बाकी सारी कंडीशन पूरी तो भी एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा। पर यहां पे बोल दिया क्या, ठीक है भाई एक्सपोर्ट में कवर मत करो पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ, क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बेटा। अगर आपने इंडिया से आउट ऑफ इंडिया सर्विसेज दी है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, तो सर भले डिस्टिंक्ट पर्सन को दी बेटा, हमारे सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दी है, कोई बात नहीं साहब, कम से कम सर उसको एक्सपोर्ट मत मानो पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ, इसलिए टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने सर्विसेज दी आउट ऑफ इंडिया तो टैक्स नहीं लगेगा। सेम वे सर, अगर यूएनओ यूनाइटेड नेशंस या स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है बेटा तो उस पर जीएसटी एग्जाम कर दिया, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से अगर ये सर्विसेज लेते हैं तो ऐसे केस में टैक्स लगता है, और ये लोग इनवर्स सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लेके आए लेते हैं। पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर इन्होंने करी तो रिवर्स आज में टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर रिफंड लगाएंगे, क्या मतलब टैक्स लगाओ मत सब। सेम वे सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसलर पोस्ट इन इंडिया या डिप्लोमेटिक एजेंट या करियर काउंसलर ऑफिसर्स पोस्टेड इन इंडिया, सर उन्होंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो टैक्स डायरेक्ट क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। नॉर्मली इन लोगों को बोलते हैं क्या, यूएनओ, सर इनको यूआई नंबर लेना पड़ता है, इन लोगों को यूआईएन नंबर लेना पड़ता है, याद है बेटा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन्होंने जो इनवर्स सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट से लिया होता है उस पर टैक्स लगता है, और जो भी इनवर्स सप्लाई पे टैक्स पे किया ये रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे रिटर्न फाइल करके बेटा। तो सर जब इन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी तो रिवर्स आज में टैक्स पे करो, फिर रिफंड के लिए अप्लाई करो, क्या मतलब रहा बेटा, इसलिए जीएसटी एग्जाम कर दिया। और हाँ, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, डोमेस्टिक एजेंट वगैरह के लिए क्या, डिप्लोमेटिक एजेंट वगैरह के लिए क्या बोल दिया बेटा, कि भले ही इन्होंने ऑफिशियल पर्पज के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी हो या पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए यूज के लिए इंपोर्ट करी हो, जीएसटी एग्जाम रहेगा। पर सर अगर ये रिटायर हो गए इनकी पोस्ट से बेटा तो उस दिन से वो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, फिर टैक्स पे करना पड़ेगा साहब, ठीक है साहब। देन लास्ट सर, अगर आप एक एजेंट हो, गुड्स के एजेंट हो बेटा, जहां पर पढ़ना सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडिएट व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी बेटा। मतलब सर मैं हूं इंडिया से, मैं गुड्स का एजेंट हूं बेटा, जापान के पर्सन ने गुड्स बेची और मैंने गुड्स बिकवाई कहां, चाइना बेटा, तो सर बेचने वाला कहां, जापान, खरीदने वाला कहां, चाइना, सर बीच में एजेंट का है इंडिया। सिंस एजेंट का जो कमीशन होता है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई खुद का लोकेशन ही होता है बेटा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन केस में बेटा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बेटा, इसलिए अलग से एग्जाम्पशन दिया और बोल दिया क्या, इसको जो कमीशन मिल रहा है उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा। बस कंडीशन क्या है, इसको एटलीस्ट 5 साल तक ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, क्या क्या, कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, देन कमीशन डेबिट नोट रिगार्डिंग इसका जो कमीशन मिला है बेटा वो, देन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड डिक्लेरेशन लेटर फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑन इट्स कंपनी लेटर हेड कि साहब ये जो सर्विसेज थी यहाँ पे सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया था, रेसिपिएंट भी आउट ऑफ इंडिया था, और गुड्स आउट ऑफ इंडिया से आउट ऑफ इंडिया गया साहब, यहाँ पे तो गुड्स आया ही नहीं बेटा, हाँ है ना भाई, उसके लिए मेरे को कमीशन रिसीव हुआ है इसलिए एग्जाम्पशन मिला है बेटा। भारत माता की जय। ये सारे एग्जाम्पशन मेगा एग्जाम्पशन के भी खत्म होते हैं। अब जहां भी पार्टनरशिप आया है वहां एलएलपी भी रेफर होगा। ये सारे एग्जाम्पशन जो हमने पढ़े सीजीएसटी हो, एजीएसटी हो, आईजीएसटी सब में एप्लीकेबल होते हैं। सर अब कुछ अदर एग्जाम्पशन दे रखे वो भी पढ़ लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, सर्विसेज इंपोर्टेड बाय यूनिट और डेवलपर इन एसईजेड इज एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी बेटा। सर आप एसईजेड को डोमेस्टिक मार्केट से सर्विस देते हो तो उसको जीरो रेट सप्लाई बोलते हैं बेटा, इसलिए इन्होंने अगर वो सर्विसेज इंपोर्ट कर ली तो वो भी क्या रहेगी बेटा, एग्जाम रहेगी, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेम वे सर नेक्स्ट पॉइंट, सर कस्टम के अंदर हमने पढ़ा है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी है और उस गुड्स के लिए जो आपने वैल्यू पे किया है उस वैल्यू के अलावा आपने कोई रॉयल्टी या लाइसेंस फी भी पे किया है एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो वो रॉयल्टी या लाइसेंस फी जो वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन रहा है उस पे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी लग रहा है बेटा। तो उस रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे अलग से कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी आ रहा था, क्योंकि रॉयल्टी पे करो टेम्पररी ट्रांसफर के लिए तो भी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बच्चा, इसलिए अलग से उस पर आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी लग रहा है बेटा, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन रहा है। देन सर मान लो मैं एक एक्सपोर्टर बेटा, मैं क्या करता हूँ, मर्चेंट एक्सपोर्टर बेटा, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब मैं ट्रेडिंग करता हूँ बेटा,
उन्हीं के लिए पॉइंट अप्लीकेबल है बेटा। और जैसे आप कहा गुजरात में, मैं कहूँ मुंबई में, और मैं आपसे गुड्स परचेज करके डायरेक्ट कहाँ भेजता हूँ, कस्टम पोर्ट पे भेजता हूँ, और वहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है बेटा। तो ऐसे केस में मेरे को बोल दिया क्या, जब मैं गुड्स परचेज करूंगा, आपको बोल दिया क्या, आप जब ये गुड्स बेचेंगे तब केवल और केवल इररेस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ टैक्स केवल 0.1% टैक्स लगाइए, उसके अलावा जो भी टैक्स वो क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया बेटा। क्लियर। इंट्रास्टेट सप्लाई का था तो 0.05% सीजीएसटी, 0.05% एसजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई था तो आप मेरे को जो बिल लिखेंगे उस पर केवल 0.1% टैक्स पे करेंगे बस, और कुछ पे करने की जरूरत नहीं। उस एक्सेसिव टैक्स था वो क्या कर दिया, एग्जम्प्ट हो गया। बस कंडीशन क्या है बेटा, सबसे पहली बात, आप भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में, मैं भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में। सर आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे मेरे को। सेकंड थिंग, मेरे को एक्सपोर्ट 90 डेज के अंदर करना पड़ेगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, जब आपका बिल बना बेटा, वहां से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से 90 डेज में अगर मैंने उस गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपके बैंड बच गए बेटा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट बेटा। फिर सर मेरे को, सर रेसिपिएंट मतलब मैं जो एक्सपोर्ट हूं बेटा, मैं आपका जो जीएसटी नंबर है प्लस आपने जो टैक्स इनवॉइस मेरे को इशू किया उसका जो नंबर होगा, मैं अपना जो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट होगा जो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, उसके लिए शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करूंगा बेटा मैं, उसमें आपका जीएसटी नंबर और टैक्स इनवॉइस नंबर भी मेंशन करूंगा बेटा मैं। फिर सर आई शुड बी, मैं मतलब एक्सपोर्टर शुड बी रजिस्टर्ड विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सर मतलब हर किसी छोटे मोटे आदमी को ये अलाउ नहीं है बेनिफिट। देन सर अगर मैं कंसेशन रेट से ये गुड्स परचेज कर रहा हूं तो आपको जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा उसका एक कॉपी, परचेज ऑर्डर का एक कॉपी आपका, जब आप मान लो अहमदाबाद में हो, जो सप्लायर कर रहा है वो अहमदाबाद में, तो उसका जुरिस्डिक्शनल जो जीएसटी ऑफिसर है उसको भी एक परचेज ऑर्डर का एक कॉपी उनको भेजूंगा बेटा मैं। फिर जो मैंने गुड्स आपसे परचेज किया है वो डायरेक्टली आपके यहाँ से, मेरे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्टली आपके यहाँ से कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन पहुंचना चाहिए, मेरे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। या फिर मैं चाहूं तो उन गुड्स को एक वेयर हाउस में भी रखवा सकता हूं बेटा, जहां से मैं डायरेक्ट गुड्स को क्या करने वाला हूं, पोर्ट एयरपोर्ट वगैरह भेजने वाला हूं बेटा। क्लियर, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैंने उन गुड्स को वेयर हाउस में रखवाया है तो मैं चाहूं तो जब गुड्स वेयर हाउस में पहुंचेगा उसका एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी वो वेयर हाउस ऑपरेटर साइन करके देगा मेरे को बेटा। क्लियर। सर सुनना बेटा ध्यान से, वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस सर मैं चाहूं तो जो गुड्स मैंने आपसे परचेज किया, कुछ गुड्स मैंने किसी और से परचेज किया, वेयर हाउस में जाके उन सबका एक कॉम्बो पैक बना सकता हूं, एग्रीगेट कर सकता हूं सप्लाईज को बेटा मैं, ये अलाउ किया है गवर्नमेंट ने बेटा। क्लियर। सर आई कैन एग्रीगेट द सप्लाईज और फिर वहां से मैं क्या कर दूं बेटा, एक्सपोर्ट कर दूं बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मैं शिपिंग बिल जो फाइल करूंगा, शिपिंग बिल में आपका जीएसटी नंबर होगा, टैक्स इनवॉइस नंबर होगा बेटा। क्लियर। प्लस ना जब एक्चुअली एक्सपोर्ट होगा तब जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस होता है वो क्या फाइल करता है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करता है या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करता है बेटा। हाँ है ना भाई। सर उसका एक सॉरी, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, तो सर उसका एक कॉपी की एविडेंस कि सर सही में गुड्स एक्सपोर्ट हो गया है, प्लस शिपिंग बिल का कॉपी जिसके अंदर आपका उस सप्लायर का जीएसटी नंबर और टैक्स इनवॉइस नंबर लिखा है, उसका एक कॉपी मेरे को, आपको और आपके जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर। और 90 दिन में मैंने अगर एक्सपोर्ट नहीं किया तो सर आपके बैंड बच गए, मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। क्लियर, डन। सर आइए सर अगला पॉइंट, एग्जम्पशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम फ्रॉम द जीएसटी। सर अब ध्यान देना बेटा, क्या हो रहा है साहब, सर मेरे को मान लो ऑयल एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्लियर। अब सर जो मैं ऑयल आपको सरेंडर करता हूं, गवर्नमेंट को सरेंडर करता हूं, उसके लिए गवर्नमेंट मेरे को सर पेमेंट जो ट्रांसफर करती है टू रिकवर माय कॉस्ट, माय प्रॉफिट एटसेट्रा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में मैंने सर्कुलर बताया था आपको लास्ट में बेटा। प्लस अब क्या हो रहा है बेटा, मेरे को जो रॉयल्टी मिल रहा है, सुनना बच्चों ध्यान से, अब मेरे को जो रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है, सर क्या हो रहा है, ये तो नेचुरल रिसोर्स है ना गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने मेरे को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया बेटा। क्लियर। सर अब मैं जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं उसका एक मेरे को रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, उस रॉयल्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, पर जितना रॉयल्टी मेरे को पे करना पड़ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ सर प्रॉफिट पेट्रोलियम, जितना मैं पेट्रोलियम की फॉर्म में गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे कर रहा हूं उतने प्रोपोर्शनेट रॉयल्टी के अमाउंट पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्टेड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सर्विसेज दी है। सर स्पेशल एक्ट बना हुआ है इसके लिए, अलग से बोल दिया, ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका। ऑल सर्विसेज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, पर सर इनकी कोई सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने सर्विसेज दी तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। क्लियर, डन। फिर आता है क्या सर लास्ट पॉइंट, क्लेरिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू गेस्ट एंकर बेटा। जैसे टीवी चैनल्स वगैरह पे देखा होगा, डिबेट शोज वगैरह होते हैं, इस पे गेस्ट एंकर को इनवाइट किया जाता है फॉर सम डिबेट एटसेट्रा, तो उनको जो टीवी चैनल वगैरह जो फीस दे रहे हैं, इट इज नॉट अ सैलरी, वो एम्प्लॉय नहीं है, सो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, वो प्रोफेशनल फी है, इस पे जीएसटी लगेगा। और हाँ, अगर वो जो गेस्ट एंकर आया है उसका खुद का टर्नओवर ही 20 लाख से कम है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो बात अलग है, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज सर्विस इज टैक्सेबल, ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। आइए सरकार अब एक बड़ा ही सुंदर सर्कुलर मैं आपको बताता बेटा, लिक्विडेटेड डैमेजेस
क्लेरिफिकेशन ऑन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सरकार यहाँ साफ साफ बोल दिया क्या सर, हमने सर शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर ई पढ़ा हुआ है सर, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट और टू डू एन एक्ट क्लियर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है, इस पे जीएसटी लगता है। पर सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसका एग्जांपल क्या नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स। सर ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, जैसे कोई दुकान वाला है बेटा, उसकी दुकान के बाहर कोई चाय वाला खड़ा है बेटा, लोरी लगा के, वो चाय वाले ने बोला साहब मैं आपको महीने के 2000 रुपए दूंगा, मेरे को यहाँ खड़े होके चाय बेचने दो बेटा, तो वो टॉलरेट कर रहा है उसकी दुकान के बाहर इस तरह का काम, क्लियर, उसके लिए जो फीस लिया है ये यहाँ पे सप्लाई सर्विस के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा बेटा। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, जैसे कोई फैक्ट्री बेटा सर उसमें से कुछ एमिशन निकलता है और वो एमिशन जो निकलता है विद इन द परमिसिबल लिमिट निकलता है, पर सोसाइटी वाले जो है आसपास वाले उन्होंने बोला हम आपको 10 लाख रुपए साल के एक्स्ट्रा देंगे, आप ऐसा पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाओ ऐसा बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं हो, तो इसके लिए उसने बोला एग्री कर दिया सर 10 लाख रुपए हर साल देंगे वो लोग, तो एग्रीइंग टू डू एन एक्ट ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चा, हाँ है ना भाई, इन सब पे जीएसटी लगेगा। पर सर अब यहां पर ये तो मैंने बताया इसके स्कोप में क्या क्या आता है, पर अब अगर आपने कोई काम ढंग से नहीं किया कोई कॉन्ट्रैक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज हो गया बेटा एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या कोई फाइन पेनल्टी चार्ज हो गया बेटा आपके लिए, या आपने बैंक में चेक प्रोड्यूस किया और चेक बाउंस हो गया बेटा, बैंक ने चेक बाउंसिंग चार्ज ले लिया बेटा, या कोई एम्प्लॉयर है जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आपने एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड तोड़ दिया, एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ फीस 10 लाख रुपए मान लो रिकवरी किया बेटा, क्लियर, या फिर कोई भी लॉ आपने वॉलेट किया और लॉ वॉलेट करने की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट ने आपसे फाइन पेनल्टी वगैरह चार्ज कर लिया, या मान लो आपको माइनिंग का राइट दिया और माइनिंग के लिए बोला कि आपको इतना ही माइनिंग करना और आपने एक्स्ट्रा माइन कर दिया और एक्सेस स्टॉक पाया गया, उसके लिए आपसे कोई फाइन पेनल्टी वगैरह चार्ज कर दिया। सरकार ये सारे केसेस में जो फाइन पेनल्टीज वगैरह चार्ज हो रहा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज हो रही है, दिस इज नॉट अ फीस। सर गवर्नमेंट का कानून आपने तोड़ा है तो क्या गवर्नमेंट को फीस पे करिए क्या, ठीक है तुम फीस रखो हम कानून तोड़ रहे हैं, सर दिस कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी। ये जो फाइन पेनल्टी चार्ज करते हैं ये क्यों चार्ज करते हैं, ताकि आप ऐसा काम ना करें, क्लियर। इसलिए यहां पे डिसाइड किया सर्कुलर ने बोला बताया क्या सरकार, यहां पे कई सारे केसेस चल रहे थे पुराने, और सर गवर्नमेंट ने एक मास्टर सर्कुलर इश्यू करके बोल दिया क्या ये कंसिडरेशन ही नहीं है, ये सारे जो अमाउंट रिसीव हो रहे हैं ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे तो इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन सच एक्टिविटीज, क्लियर। अच्छा अब मान लो कोई लाइट का बिल आप लेट जमा करा रहे हो या टेलीफोन बिल आप लेट जमा करा रहे हो, उसके लिए लेट पेमेंट फी या सरचार्ज चार्ज किया है, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मल चार्ज है बेटा, और लेट पेमेंट फी इंटरेस्ट वगैरह जो होता है वैल्यू का पार्ट बनता है, और उस पर जीएसटी जैसे लाइट के बिल पे जीएसटी नहीं लगता तो लेट पेमेंट फी पे भी नहीं लगेगा, टेलीफोन चार्ज पे जीएसटी लगता है तो उसके लेट पेमेंट फी या चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा सर। फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, जैसे लाइट का जो बिल आता है बेटा आप देखना एक फिक्स चार्ज होता है एक वेरिएबल चार्ज होता है, जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी उसके लिए वेरिएबल चार्ज होगा, एक फिक्स चार्ज होता है, तो फिक्स चार्ज इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस एक्ट बोल दिया, वो भी क्या है लाइट बिल का पार्ट है बेटा, और सर लाइट बिल पे जीएसटी नहीं है तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन कैंसिलेशन चार्ज, जैसे आपने होटल का रूम बुक कराया या फ्लाइट टिकट बुक कराया या आपने टूर ऑपरेटर से टूर बुक कराया बाद में कैंसिल करते तो वो कैंसिलेशन चार्ज लेते बेटा, तो कैंसिलेशन चार्ज ये उनकी पार्ट ऑफ द सर्विस एक्टिविटी बेटा, कि सर जैसे टूर ऑपरेटर ने क्या किया बेटा, टूर आपके लिए बुक कर दिया, सारा उसने अपना काम तो कर दिया ना यार, होटल बुक कर दिया, टैक्सी बुक कर दी, फ्लाइट टिकट बुक कर दी, अब आप लास्ट में आके बोलते हो क्या नहीं मेरे को तो नहीं जाना है, तो ऐसे केस में जो कैंसिलेशन चार्ज होते हैं वो उनके पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्विस है, तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, उस पर जीएसटी लगेगा, ये टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नहीं है, ये कोई पेनल्टी नहीं है, इस पर जीएसटी लगेगा बेटा। सर आइए एक लास्ट सर्कुलर और पढ़ते हैं बेटा, नो क्लेम बोनस एनसीबी बेटा, इंश्योरेंस कंपनीज को आपने देखा होगा बेटा, सर इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती बेटा, मान लो आपकी कार का इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बेटा 1 लाख रुपए बेटा, अब नेक्स्ट ईयर जब आपका इंश्योरेंस ड्यू होगा, अब मान लो नेक्स्ट ईयर जब आपका इंश्योरेंस आप रिन्यू करा रहे हो, अब नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बेटा 95,000 है बेटा, पर आपने प्रीवियस ईयर जो इंश्योरेंस कराया था अब आपने इंश्योरेंस का 1 लाख रुपए दिया, पर साल में कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ा, मतलब कोई क्लेम आपने नहीं लिया, तो जब आप कोई क्लेम नहीं करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है। मान लो यहां पर नो क्लेम बोनस आपको दिया 15,000 रुपए का और अल्टीमेटली आपसे 80,000 रुपए लिए गए इंश्योरेंस के, तो यहां क्वेश्चन क्या आया, सबसे पहली बात क्या ये 15,000 रुपए टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस एक्ट है क्या यहां पे आपने एग्री किया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, क्या आपको जो 15,000 रुपए दिया है वो इंश्योरेंस कंपनी ने कोई फीस दिया है, आंसर इज नो। भाई आप इंश्योरेंस कराते हो इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, वो तो ठीक है कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ इसलिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया, इसलिए आपने एग्री नहीं किया था,
आपने एग्री नहीं किया था टू फॉर नॉन क्लेमिंग एनी क्लेम बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। इसलिए 15,000 कोई टॉलरेटिंग नॉन सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफरेन फ्रॉम एन एक्ट में कवर नहीं होता है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात सर, अब 95,000 ओरिजिनल इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसमें से 15,000 रुपए जो आपका लेस किया, ये एक तरह से डिस्काउंट है। और नेट आपसे कितना लिया, 80,000 लिया। और सिंस ये जब इंश्योरेंस आप कराते हो उसी टाइम पे बिल पे ही लिख देते कि एनसीबी नॉन क्लेम नो बोनस, नो क्लेम बोनस, क्लियर। और नेट 80,000 पे करना, तो नेट 80,000 पे जीएसटी लगेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, 80,000 पे जीएसटी लगेगा। दिस इज द सर्कुलर, भारत माता की जय। और इसी के साथ पूरा मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के सारे पॉइंट अलोंग विद द सर्कुलर्स खत्म होते हैं। अब माहौल जब होता शानदार, सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर कीप पेशेंस, मैं कह रहा हूं पढ़ते रहो, दिल लगा के पढ़ो, पूरा दम लगा दो। सर पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करेगी, पूरा ये यूनिवर्स जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। बस आप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पूरा माहौल बनेगा। मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और हाँ, अपना टाइम आ गया है, लगा दो पूरा दम। सर आने वाली सक्सेस आपके पास। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। माहौल दुआओं में याद रखना भाई, कमेंट बॉक्स में माहौल लिख देना, मैं अपने आप में खुश हो जाऊंगा। ऑल द बेस्ट माहौल।